तो बेसिकली 5 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, बट आप एवरेज मान के चलिए आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि लाइक फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत एक तरह से पड़ती है। देखो क्या है ना कि हमने ही सब पूरा का पूरा जो है रायता फैला कर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो खराब किया हमने, ठीक है, उसको साइंटिफिकली क्या करें, हम जो है एक तरह से सही करने का काम करें। तो एक प्रकार का क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें हम जो एक तरह से फॉरेस्ट डे बाय डे क्या हो रहा है आपका, कम हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है, उसको जो है आपका एक तो कंट्रोल करने की कोशिश करें और साथ ही साथ जो है, ठीक है, जिसको हमने नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई करने का भी काम करें। सो ध्यान रख सकते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू the scientific management and conservation of forest, including maintaining the long term health of forests, sustainable use of forest resources and protection of biodiversity। याद रखने वाली चीज़ें है नहीं, बस क्या है कि एक दिमाग में चलता है ना कि क्या है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली, तो उसके लिए आपका ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं और कुछ नहीं है। अब आते हैं कि आपका जो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी फॉरेस्ट, क्यों एक तरह से इसकी ज़रूरत पड़ी। तो पहले प्रॉब्लम हमें जानना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें हैं, समझिएगा। पहला आपका डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर। झारखंड में आज के समय में तो ठीक है, पिछले कुछ रिपोर्ट्स की बात करते थे, लगातार ग्रोथ ही हो रहा है, लेकिन पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर हुआ करता था। ऐसे झारखंड को कहते ही थे फॉरेस्ट लैंड, है ना, यानी जो है जंगल झाड़ी वाली भूमि। तो जंगल झाड़ी वाली भूमि क्यों कहा जाता था, क्योंकि फॉरेस्ट कवर ठीक ठाक था। आज के समय में देखेंगे तो क्या है, आपका जो फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए मिनिमम 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए किसी भी जोग्राफिकल एरिया में। आज हमारे पास कितना आपका 29% है। अब अगर ये करके देखें तो 30% के आसपास देख सकते हैं, ठीक है। सो झारखंड फॉरेस्ट कवर इज ओनली 29.81% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ, यानी ग्लोबल एवरेज की बात करते हैं वो 35% आपको देखने मिलता है, ठीक है। As per the National Forest Policy 1988, 33% of India's land should be under forest, ठीक है, 25% in plains, 60% on hills, इतना होना चाहिए। अब ये इंडिया के कंटेक्स्ट में है, तो आप झारखंड के कंटेक्स्ट में भी ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि अगर किसी भी, क्योंकि कोई भी जोग्राफिकल एरिया हो उसके 33% एरिया पर क्या होना चाहिए, आपका फॉरेस्ट कवर होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ है आपका ओपन ग्रेजिंग, ठीक है। तो खास करके हमारे यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप देखेंगे जो भी कैटल होते हैं, शीप होते हैं, ठीक है, गॉट्स होते हैं, उनको चराया जाता है। तो उससे क्या होता है आपका, वो चीज़ें डैमेज भी होती हैं। खास करके जो छोटे पेड़ पौधे जो डेवलप हो रहे होते हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, आपका कम होते जाते हैं। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, आपका डैमेज तो कर ही रहे हैं। और इसलिए आप देखिएगा कई बार जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करके जो है उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चराई से छंटनी होता है कि डैमेज होता है? डैमेज भी होता है, छटनी भी होता है, दोनों चीज़ें, ठीक है। और छटनी हो रहा है मतलब डैमेज भी हो रहा है, वो चल जाता है, ठीक है। इसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झारखंड में देखेंगे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, और खास करके पार्ट रीजन में आप देख लीजिए, या फिर जो है संथाल प्रना रीजन में देख लीजिए, तो वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। लाइक झारखंड में उसी को कुरुआ कहा जाता है, पोचड़ा कहते हैं, बियोड़ा कहते हैं, भीठा कहा जाता है, धामी कहते हैं, है ना, दीपा बोलते हैं, बेवर कहा जाता है, कई अलग अलग नामों से जानते हैं। तो खास करके जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। और उसके कारण से भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बेसिकली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है कि पहले काटो फिर उसको जला दो, ठीक है, उसके बाद 4-5 सालों तक खेती करो, फिर वहाँ से शिफ्ट होकर फिर दूसरे जगह पे काटो, जलाओ, खेती करो, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो है कि वो क्या होता है ना कि सॉइल को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करते, लेकिन क्या होता है आपका फॉरेस्ट को डैमेज करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन प्रेशर रिड्यूस द झूम साइकिल टू दी 5 years प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट रीजनरेशन। अब क्या है कि जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पहले जो आपका 6-7 साल का जो ये होता था ना, साइकिल होता था कि एक जगह पे 6-7 साल तक खेती करेंगे, अब क्या हो गया, वो घट के जो है आपका कितना हो चुका है, आपका 5 साल या उससे भी कम हो चुका है। तो जाहिर सी बात है अब उतना जल्दी डेवलप नहीं हो पाते प्लांट्स, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ठीक है, पिछले 50 वर्षों में बढ़ती जनसंख्या के कारण अनाज और कच्चे माल की मांग भी बढ़ी है। देखिए पॉपुलेशन, मैंने हमेशा से बोला है कि हमारे एक तरह से लाइक अर्थ में अगर हम बात करते हैं
जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे आपका जो है ठीक है पोल्यूशन हो, उन सब के लिए जिम्मेदार एक अगर कॉमन चीज़ देखा जाए वो है आपका क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट सारे बीमारियों का जड़ है बेसिकली देखा जाए तो, है कि नहीं है। लोग घरों में रह जाएं, पृथ्वी जो है सुधर जाएगी। ठीक है, हाँ, और अगर लोग जो है जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा और क्या होते जाएगा, आपका नुकसान पहुंचते जाएगा। और लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा अभी, मालूम है आपको। ठीक है, आपको कतई फर्क नहीं पड़ता, अरे पोल्यूशन है कोई बात नहीं, ठीक है, हो रहा है ठीक हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन जो है ठीक है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ये पर इंडिविजुअली पड़ना शुरू होगा ना, उस दिन लगेगा कि नहीं लोगों को सुधर जाना चाहिए, है ना। रिसेंट में आपने देखा होगा कई सारे ऐसे वीडियोस, यूपी में एक बाल्टी में जो है आधा लीटर दूध मिला करके उसको जो है बच्चों को पिलाया जा रहा है। तो समझिए कि क्या ही हो रहा है। ठीक है, अभी जो है एक ट्रस्टीफाइड करके एक ये है यूट्यूब चैनल है, उसने दूध में जो है आपका दूध का जब उस टेस्ट किया अपने पैसे से तो पता चला उसमें जो है ना मतलब हाँ सब जो है ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो समझिए कि जो है क्या कहाँ हम जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। सो सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और जो है आम आदमी जो है तब तक उसको फर्क नहीं पड़ता जब तक खुद बीमार नहीं पड़ता, है कि नहीं है। तो इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नाम देना अच्छा रहेगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, ज्योग्राफी वाले सर बोले कि एक्सप्लोजन अच्छा करना, बट डेमोग्राफिक डिविडेंड 50% से ज़्यादा होगा तब ठीक है। अब जो है हम ठीक है उनके अनुसार जो है कहना सही नहीं है, लेकिन है तो जनसंख्या विस्फोट ही एक तरह का है ना, तो कह सकते हैं हम नॉर्मल बोलचाल भाषा में यूज़ कर लेते हैं। अब सामने वाले बोलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, जनसांख्यिकी जो है क्या बोलते हैं उसको, लाभांश, अगला को कैसे समझ में आएगा। नहीं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जब होगा तब लायबिलिटी भी तो घटा होगा, डेमोग्राफिक लायबिलिटी। तो इसलिए जो है सामान्य भाषा में उन शब्दों को यूज़ कीजिए जो सामने वाले को समझ में आ जाए, समझ गए। चलिए कोई नहीं। इसके बाद जो आपका जो है अगर ये क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, इसके बाद जो है वनों की कृषि भूमि पर तब्दीली हो रही है, लगातार जो है फॉरेस्ट कवर क्या हो रहा है आपका घट रहे हैं। इसलिए देखिएगा कई बार क्या होता है ना कि चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कई सारे जो आपका कानून वगैरह लाए जाते हैं। इसके बाद अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, तो रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण से भी जो आपका फॉरेस्ट एरिया पर जो है एक अलग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो घट रहे हैं, है ना। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो कई सारे ऐसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो न जाने कितने ही जो है आपका वन भूमि को क्या कर चुका है आपका, ठीक है, उसको डैमेज नहीं कह सकते, उसको पानी में डुबो चुका है, सबमर्ज हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा कॉमर्शियल एक्टिविटीज, चाहे वो माइनिंग हो, रेजिन हो, ठीक है, या फिर जो आपका प्लांटेशन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी जो है क्या हो रही हैं, धीरे धीरे जो है आपका वनों को नुकसान पहुंचा रही हैं। अब जब नुकसान पहुंचा रही है तो उनको जो है मैनेज करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी है, और इसीलिए जो है आपका ठीक है ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट जरूरी होता है। अब अगर हम बात करते हैं आज़ादी से पहले यहाँ पर जो है आपका 95% जो है फॉरेस्ट क्या हुआ करता था, आपका निजी हुआ करता था, प्राइवेट हुआ करता था। लोगों के पास अधिकार हुआ करते थे कि वो जो है आपका क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 1985-86 में लगभग जो आपका 42% क्षेत्र पर जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर हुआ करता था। 2001 में देखेंगे तो 28.26% हुआ, और अगर इसके बाद से अगर आप देखें लगातार फॉरेस्ट कवर में जो है आपका ग्रोथ ही हुआ है। मैं अगर रिसेंट की बताऊं ना, 2017 से मुझे याद है तो इसलिए जो है उसका मैं ये कर देता हूं। जैसे जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2017 का, ठीक है, ISFR 2017 की बात करते हैं तो यहाँ पे 29.49% जो आपका फॉरेस्ट कवर हुआ करता था। 2019 में देखेंगे तो यही जो आपका 29.61% हुआ। इसके बाद 2021 में देखेंगे तो ये 29.76% हुआ, और जो है जो सबसे लेटेस्ट है 2023 का, इसके अकॉर्डिंग देखें 29.81% हुआ। अब ये अगर याद रह गया तो हो सकता है स्टेटमेंट वाले सवाल देकर पूछ दे कि जो है आपका 2017 से लगातार फॉरेस्ट कवर में ग्रोथ ही हुआ है, तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? हाँ, लगातार जो है ग्रोथ ही हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, 496176 है ना, 81, हो सकता है कि नेक्स्ट जो आपका रिपोर्ट आएगा हो सकता है कि वो 9 तक पहुँच जाए, है ना।
9 तक, या हो सकता है कि ये 30 तक भी पार कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ हाँ, अगर मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत बढ़ा तो हो सकता है कि 90 अबव ही जाएगा, लेकिन कम नहीं, और ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखेंगे 23,765 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना आपका 29.81%। आपको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं भी रहेगा, 29% याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में उस तरह के आ जाते हैं। हाँ, कभी एक आध बार इन्होंने पूछा है, एकदम से इतने क्लोज वैल्यू दे दिए ना, ठीक है, कि जो है वहाँ पे तब दिमाग खराब होता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा हो, है ना। ठीक है, राज्य में 33% या उससे ज़्यादा वन क्षेत्र बनाने के लिए क्या आपका वन प्रबंधन की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। बात करते हैं एक एक करके, है ना। तो सबसे फर्स्ट जो है एक तरह से अटैम्प्ट लिया गया था वो 1882 से लेकर 85 के बीच में, और उनका नाम था J.F. हैबिट। ठीक है, J.F. हैबिट, इन्होंने ही सबसे पहले जो आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक तरह से प्रयास किया था। कहाँ पे आपका, झारखंड में। 1909 में बंगाल सरकार ने जो है आपका वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया। अब आप कहेंगे बंगाल सरकार ने क्यों, क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे जो झारखंड का एरिया हुआ करता था वो बंगाल के साथ ही था, क्योंकि वो पूरे बंगाल एक तरह से प्रोविंस के अंतर्गत आता था, राइट। 1912 में आप देखेंगे कि जो है बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, है ना। तो इसलिए 1909 में जो है बंगाल गवर्नमेंट ने एक, ठीक है, फॉरेस्ट कमेटी कह लीजिए, ठीक है, बनाया था। ठीक है, किसके लिए आपका, ठीक है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक तरह से कह लीजिए कि इनिशियल एक तरह से ये था, अटैम्प्ट था जहाँ पे सरकार ने कुछ काम किए। बात करें अभी वर्तमान सरकार की, तो वन प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया कब आपका 9 सितंबर 2001 को। लेकिन ये फंक्शन करना कब से शुरू किया गया, तो ये जो आपका 15 दिसंबर 2001 से फंक्शन करना स्टार्ट हुआ। हालांकि हम झारखंड स्टेट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ पे, जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे इसके जो रीजनल हेडक्वार्टर्स के बारे में लास्ट ईयर पूछा था सवाल कि कहाँ पे रीजनल हेडक्वार्टर नहीं है, तो ये देख लेंगे। इसके अलावा जो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, वो सारा चीज़ हम वहाँ पे बात करेंगे। देन जो है आपका झारखंड राज्य वन विकास निगम जो है आपका 23 मार्च 2002 को इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो झारखंड राज्य वन विकास निगम जैसे अगर आप देखिएगा तो सिद्धू कान्हू पार्क को संचालित करती है, ऑक्सीजन पार्क है इसको संचालित करती है। इसके अलावा झारखंड में जो केंदू लीफ है ना, जो 2015 में पॉलिसी आई थी, तो वो जो है, हाँ, तो उसके लिए जो आपका यही जो है उसको ये करने का काम करती है। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वन प्रबंधन एवं संरक्षण में आम जनता की सहभागिता के लिए, ठीक है, आपका जो है बेसिकली लोग जो है एक तरह से पार्टिसिपेट कर सके, है ना, किसके लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो है आपका संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प, ठीक है, 2001 प्रतिपादित किया है। और इसके तहत अगर आप देखेंगे तो 10,000 से जो है आपका अधिक वन समितियों का गठन किया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कब ये किया गया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन, तो याद रखेंगे 2001 में आया। और कितने जो आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज बनाए गए हैं, तो 10,000 बनाए गए, ये ध्यान रख सकते हैं। गढ़खटंगा, गम्हरिया और गेतलसूद में आधुनिक पौधशालाएं स्थापित की गई है, यानी जो आपका मॉडर्न नर्सरीज बनाए गए हैं। गढ़खटंगा जो कि रांची में पड़ता है, गम्हरिया सरायकेला खरसावां में, और गेतलसूद भी आपका रांची में ही पड़ता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। सर ये कहाँ है गेतलसूद में? गेतलसूद जो, और मांझी आप जाइए, अब देखिए क्या होता है ना, आप मान लेते हैं घूमने गए होंगे, गेतलसूद डैम गए होंगे, ठीक है, तो गेतलसूद केवल डैम ना आपने देखा, वो गेतलसूद पूरा एरिया आप नहीं घूमे, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, अब सुनिए, हम उसी रास्ते से घर आना जाना करते हैं, ठीक है। अब रास्ते में ही दिखता है क्या आपका कि जो मूटा जो सेंटर है ना, जहाँ पे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है ना, आपका जो है वल्चर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर है, ठीक है, तो वो उसी रास्ते में है। लेकिन आज तक जो है उस रास्ते में जाके देखे नहीं कि कैसा दिखता है वो सो।
तो कई बार होता है कि हम में उतना मतलब नहीं होता है, मतलब सिर्फ इतना है कि हाँ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बस याद रख लो। और रही बात की जो है कभी वैसा मौका मिलेगा तो आदमी जाएगा घूमने फिरने के लिए, ठीक है, लेकिन वैसी प्लानिंग होनी चाहिए। पता चला घर जाना है, घर जाने के लिए जो है निकले हैं, तब घर जाने के लिए फिर आप अलग अलग इधर उधर तो नहीं जा सकते, इसलिए खैर इतना याद रख सकते हैं, बाकी वैसे जरूरी नहीं है। वन रोपण कार्यों में जन सहभागिता तथा ग्राम्य स्तर पर आधारभूत संरचनाओं की विकास सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न वन रोपण योजनाओं में इंटरफेस एक्टिविटी लागू किया है। तो इंटरफेस एक्टिविटी में क्या है कि आम लोगों के साथ मिलकर के जो है आपका सरकार क्या करती है, आपका काम करती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो है सरकार के सपोर्ट से मतलब जो है वो जो मैनेजमेंट को एक तरह से अंजाम दिया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। 29 दिसंबर 2006 को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या फिर आप कह सकते हैं फॉरेस्ट एक्ट 2006, इतना ध्यान रख लीजिएगा, अधिसूचित किया है, ठीक है। अब ये जो है आपका कहाँ पे, झारखंड में भी लागू है। आपको याद होगा जब हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट एक पढ़ा था, उसमें बताया था आपका लैंड ओनर किसको कहा जाएगा, ठीक है। तो लैंड ओनर का मतलब क्या हो गया, जिसको फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत जो है आपका अधिकार दिया गया है। तो वही चीज़ आपका फॉरेस्ट एक्ट 2006 जो है एक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया और वो झारखंड में भी लागू है। पेशा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार ने साल, महुआ एवं करंज बीज इत्यादि गैर काष्ठीय वन पदार्थों के व्यापार पर सरकार का आधिपत्य समाप्त करने हेतु वन पदार्थ व्यापार विनियमन अधिनियम 1984 की सूची से विलोपित किया है। यानी जो है पहले जो गवर्नमेंट के पास अधिकार थे कि साल हो गया, महुआ हो गया, करंज, ऐसे बीजों का जो है क्या करना, आपका व्यापार करने का, ट्रेड करने का। लेकिन जो है इसको अब इस एक्ट से, यानी जो आपका वन पदार्थ व्यापार विनियमन अधिनियम 1984, इसके तहत उसको हटा दिया गया है। और अब जो है ग्राम सभा को ये अधिकार दे दिए गए कि ग्राम सभा ही क्या करेगी, इस चीज़ का व्यापार कर सकती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले साल की बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, उसने झारखंड में जो आपका करंज बीजों की खरीदारी एक तरह से शुरू की है ना, अराउंड 42 रुपीज़ के हिसाब से, 42 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। अब उन करंज बीजों की प्रोसेसिंग की जाती है कहाँ पे, पुणे में, और फिर उसको ग्लोबल मार्केट तक पहुँचाने का काम किया जाता है, ठीक है। तो एक तो काम वो हो गया। अभी जो है आप देखिएगा, ठीक है, महुआ वगैरह हो गया। महुआ के कई सारे, हम तो जनरली बस इतना जानते हैं कि हाँ महुआ का केवल शराब बनता है ना, लेकिन जो है महुआ के अब कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, राइट, और फिर उसको ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसको शायद हमने कभी न तो देखा और न कभी एक तरह से उसको कभी टेस्ट करा है। वो चीज़ें जो है आपका हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरे देशों में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो अब क्या है कि ये दे दिया गया किसको, आपका ग्राम सभा को। वैसे भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड माइनर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, इस पर ग्राम सभा का ही अधिकार है। और पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, जिसको जो है अभी जनवरी 2026 में कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ठीक है। अब जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो फिर जो है आपका ग्राम सभा के पास पूरे पावर चले जाएंगे, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। राज्य में वनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से 31 प्रादेशिक प्रमंडल, ठीक है, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल एवं 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडलों का सृजन किया गया है, ठीक है। ये केवल आपको नंबर्स याद रख लेने हैं, बाकी इसमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाँ वो 31 प्रादेशिक प्रमंडल कौन से हैं, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल कौन से हैं, 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल कौन से हैं, ऐसा कहीं नाम एक तरह से देखा नहीं है। तो केवल आप ये नंबर्स याद रख लीजिएगा। वन प्रबंधन के लिए रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय स्थापित की गई है। हालांकि ये जो आपका कॉलेज ऑफ जो फॉरेस्ट्री है, ये पहले ही जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। हमें लगता है कि कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री 1980 के आसपास में स्थापित किया, ठीक है। 81 तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना था, 26 जून है ना, 26 जून 1981 को। लेकिन 1980 में जो आपका कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री बनाया गया था, ठीक है। उससे पहले आप देखेंगे जो है आपका वेटनरी कॉलेज और जो है क्या बोलते हैं, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, ये बने थे। तो उन सब को मिला करके फिर 1981 में जो है आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया। तो ये ध्यान रख सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद जो है 10वीं पंचवर्ष योजना के अंतर्गत झारखंड के 3400
24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन रोपण का लक्ष्य रखा गया है। अभी 10वीं पंचवर्षीय योजना नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। शहरी वानिकी के माध्यम से राज्य के नगरों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। ये एक समझ लिए योजना की तरह है, ठीक है। और जैसे मानते ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जन मन योजना है ना। तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए आपका, जिसको कहा जाता है आपका शहरी वानिकी यानी अर्बन फॉरेस्ट्री कहा जाता है। सामाजिक वानिकी से ग्रामीण जनसंख्या की वनों पर निर्भरता कम कर उसकी आवश्यकता की पूर्ति कराने का भी काम किया जा रहा है। तो इसको कहा जाता है आपका सामाजिक वानिकी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो आपका निजी वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की गई। तो मुख्यमंत्री जनमन योजना में होता क्या है कि जो मिनिमम 1 एकड़ और मैक्सिमम जो है आपका 50 एकड़, इतनी ज़मीन पर अगर आपकी अपनी ज़मीन होनी चाहिए, उस पर आप क्या कर सकते हैं, वन लगा सकते हैं। सरकार जो है पहले 50% सब्सिडी देती थी ही, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया आपका 75% कर दिया गया है। यानी 3 सालों तक जितने भी आपके खर्च होंगे उसका 75% जो है आपका गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, और उसके बाद जो इनकम जनरेट होगा वो सीधे सीधे आप ही को एक तरह से मिलेगा। तो हाँ जी, तो मेनली हुआ ये कि जो है गवर्नमेंट ने 2-3 एक तरह से ऑब्जेक्टिव के साथ इसको शुरू किया। पहली चीज़ कि जो किसान हैं उनके इनकम को डबल करना है। दूसरी चीज़ जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसके प्रेशर को कम करना है। तीसरी चीज़ जो इंडस्ट्रीज़ और एनवायरनमेंट के बीच में जो एक बैलेंस बनाने के लिए इसको शुरू किया गया। इसके अलावा जो स्टेट में ग्रीनरी को भी इंक्रीज़ करने के लिए इसको शुरू किया गया। तो ये जो है आपका 3-4 ऑब्जेक्टिव है, इसके साथ शुरू हुआ आपका कब 2016 में, जिसको कहा जाता है मुख्यमंत्री जनमन योजना। और झारखंड पहला स्टेट बना जिसने इस तरह की कोई प्रोजेक्ट शुरू की, और फिर बाद में देखेंगे हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसको जो है आपका शुरू किया सेम इसी थीम पर। इसके बाद जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 4 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले ये कम था, 2 लाख के आसपास था, फिर इसको बढ़ा करके 4 लाख किया गया। अभी रिसेंट में देख लीजिएगा कहीं और तो नहीं बढ़ाया ना, हाँ नहीं, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि आप देखते रहिएगा इसको, ऐसा नहीं कि हाँ बस इसी पे जो है फोकस रहना है। तो क्या है कि अगर मान लेते हैं जैसे अभी आप रिसेंट में देखिएगा बहुत ज़्यादा जो है एलिफेंट एंड जो है आपका, ठीक है, जो है इंसानों के बीच में जो है आपका ये हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। अभी रिसेंटली देखे होंगे हजारीबाग में 6 लोगों को एक ही दिन में जो है आपका हाथी ने कुचल के मार डाला। उसमें से एक ही परिवार के 4 लोग थे, एक ही परिवार के सोए हुए थे, ठीक है। आप 16 लाख पे मत जाइए, अगर उनको 16 करोड़ भी दे दिया जाए तो उनकी लाइफ तो वापस नहीं आएगी ना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप पैसे से जो है लाइफ को ये नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ा एक होता है कि सपोर्ट मिल जाएगा और कुछ नहीं है। तो हाँ जैसे कि जनवन योजना है, तो इसमें है कि आपका जो प्राइवेट लैंड है उस पे आप फॉरेस्ट मतलब लगा सकते हैं पेड़ वगैरह, और उसमें 75% सब्सिडी है। बिल्कुल। जब प्राइवेट लैंड पे ही कर गया तो इसका तो यील्ड लगभग 3 से 5 साल पे मिलेगा। तो इससे बेटर तो उसके पास ऑल्टरनेटिव है ना कि वो क्रॉप्स उगा सकता है, इसमें उसको एमएसपी मिले, चाहे कोल्ड ग्रेन। एक बात बताइए, सुनिए, अब क्या है कि अगर आप खेती करेंगे सरकार उसमें सब्सिडी नहीं देती है, सीड वगैरह देती है, लेकिन जो है आपका मान लेते हैं कि पेड़ लगा दिए उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत है नहीं। और उसमें भी जो है मान लेते हैं कि मेरी ज़मीन है कहाँ पे आपका, ठीक है, दूर में है कहीं पे, अब वहाँ पे कोई खेती बाड़ी करता है नहीं, ना तो मैं जाके खेती कर सकता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मैंने क्या किया उसमें जो है आपका, ठीक है, सागवान का पेड़ लगा दिया, ठीक है, सरकार का 75% एक तरह से ये सब्सिडी मिल गया। अब जब वो डेवलप हो जाएंगे पूरी तरह से, 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 30 साल बाद हो, उसके बाद बेचेंगे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट तो हमें आएगा ना। या फिर जो हमने आम का पेड़ लगा दिया, जैसे जो आपका एक बिरसा बागवानी जो है एक योजना है जिसमें आम के पेड़ एक तरह से पौधे दिए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रहा है, एक बार हमने लगा दिया, चारों मतलब फेंसिंग करवा दिया, ठीक है, और उसके बाद जब एक तरह से उससे आम जो प्रोड्यूस होंगे वो तो फिर मुझे ही बेनिफिट पहुंचेगा ना उससे। तो लेकिन खेती बाड़ी में क्या है कि आपको हर बार एक तरह से वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा है, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी नहीं देती है, क्योंकि जो है अगर मान लेते हैं कि आपको चाहिए क्या इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, तो उसके लिए हो सकता है सरकार की तरफ से ना मिले, लेकिन इस प्रोजेक्ट अगर के थ्रू अगर आपने पेड़ लगाया तो आपको 75% मिल जाता है।
2016 में। एरिया मिनिमम 1 एकड़, मैक्सिमम 50 एकड़, ठीक है। मिनिमम 1 एकड़ और मैक्सिमम 50 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। योजना में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ऐसा नहीं कि जो है यहाँ पे इतना ही है सो, ठीक है। इसके बाद जो है इको टूरिज्म पॉलिसी लाई गई 2015 में, बात नहीं 2015 में, 2022 में भी इको टूरिज्म पॉलिसी लाई गई, ठीक है। हैज़ बीन नोटिफाइड टू क्रिएट, ठीक है, अटैचमेंट टू नेचर इन द जनरल पब्लिक, स्पेशली टू मेक देम अवेयर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो क्या है कि जो है इसके थ्रू लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाई जाती है, हालांकि लोगों को पता है सब चीज़ें, लेकिन फिर भी जो है वो नई चीज़ों को समझते हैं, है ना। तो हाँ, बट आप इतना ध्यान रख लें कब लाई गई थी पॉलिसी, 2015 में लाया गया था। अब आते हैं यहाँ कंजर्वेशन एंड, हाथी भगाने के लिए कुछ सामग्री भी दिया जाता है इसी स्कीम के तहत? हाँ नहीं, हाथी भगाने के लिए तो वैसा कुछ के लिए कोई योजना वगैरह नहीं है। बेसिकली जो है उनको, अब गांव है, लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सरकार की तरफ से मिलता है वो, लाइक टॉर्च मिलता है, या फिर जो है और भी कई साउंड क्रिएट करने वाली चीज़ें मिलती है। अब नहीं मिलता क्योंकि जो है अब वो भी नहीं डरते, हाथी भी नहीं डरते। अब क्या होता है हमारे साइड में, बात नहीं, हमारे साइड में क्या होता है कि अगर हाथी आ गए तो जो ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस सामने में ही पड़ता है, मतलब 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा, उनको फ़ोन कर दीजिए, वो आ जाते हैं भगाने के लिए। उनके पास प्रॉपर जो है सारे के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। मैंने देखा है, लाइक अगस्त 2024 की बात है, हमारे जस्ट घर के सामने, जैसे हम लोग छत में हैं और जो है सामने, मतलब एक खेत छोड़ के सामने वाले खेत में मक्का लगा हुआ है, पूरा वो जो है एकदम तोड़ तोड़ के खाया जा रहा है, मस्त, ठीक है। आए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, तो वो जो है ना जैसे लाइक दवा छिड़कने के लिए जो ये होता है पीछे तरफ, है ना, वैसे ही बांधा उन्होंने, उसमें जो है ये डला हुआ था मिट्टी का तेल, है ना, और वो फव्वारा टाइप का निकलता था। हाथी उससे डरते हैं। मैंने पहली बार देखा आगे के दोनों पैर खड़ा करके जो हाथी गिड़गिड़ गिड़गिड़ भागा है, ठीक है, ऐसा ही बता रहा हूँ। वैसे हाथी को भागते हुए देखा ही नहीं हमने, वैसे भागते हुए देखा मैंने, ठीक है। ले ऐसा देखिए क्या होता है ना, देखिए क्या होता है कि इसी के कारण से तो ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचता है। बहुत भीड़ लग गया था पूरा, मतलब शहर में आ गया था, लातेहार पूरा शहर। हाँ क्या हो गया? हाथी को भगाने के लिए अटैक, साउंड ऑफ ड्रम्स। हाँ तो ये सब जो है, ये सब याद रखने वाला चीज थोड़ी है ना, लिखा हुआ है, लेकिन ये सब याद रखने वाली चीजें थोड़ी, हाँ बात नहीं। हाँ वहाँ पे जैसे कि कुछ गाँव को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा साइड में वायर लगा दिया बैटरी के लिए, वो कोई योजना के तहत आया है? हाँ योजना के तहत ही है वो। जैसे क्या है ना कि जैसे क्या है, बस उसमें झटके लगते हैं, ठीक है, उसमें झटके लगते हैं तो हाथी क्या होगा कि एंटर नहीं करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर कई बार क्या होता है ना कि अगर वो अंदर की ओर घुस गया किसी तरह से, तो फिर जो है आपका फिर नुकसान भी पहुंचा सकता है। नहीं पूरे गांव को ही कवर करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो है आपका वो हाथी को जो है एक मतलब शॉक देने के लिए जो है आपका ये किया जाता है, इतना कि उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, बस उससे डर के भाग जाएगा वो, ठीक है। तो हमारे साइड में तो क्या हुआ कि एक बार जो है वो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, वो पूरा जो है बिछा दिए एक ये में खेत में, और सामने जो है एक पुतला गाड़ दिए। हाथी को लगना चाहिए कि कोई है वहाँ पे। हाथी जैसे आया, ठीक है, पहले दिन तो इतना जोर का झटका लगा, कुछ हुआ नहीं, ठीक है, बल्कि जो फ्यूज ही उड़ गया आपका जहाँ से जोड़ा गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगले दिन फिर से ये किया गया, और फिर जो है हाथी उस दिन उसकी डेथ ही हो गई। फिर गांव वाले जाके पूजा कर रहे हैं उसको, है ना। तो ऐसा भी होता है। हाँ हाँ, अरे नहीं, देखिए क्या है ना कि अब जो है, देखिए अब बहुत ज़्यादा ही एक तरह से वाइल्ड एनिमल का अटैक थोड़ा अब ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे साइड में सालों भर ऐसा है कि जो है वो आते ही आते हैं। फॉरेस्ट को हम लोग इतना डिग्रेड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे वो लोग? अभी जैसे क्या है कि अभी जैसे महुआ का सीजन है, पूरा जंगलों में आग लगा देंगे, तो हाथी कहाँ जाएंगे, ठीक है, यही चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर अब आते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन एंड प्रमोशन एरिया एंड जूलॉजिकल पार्क ऑफ वाइल्ड एनिमल इन द स्टेट। एक एक करके मैं यहाँ पे केवल मैपिंग कर दे रहा हूँ ताकि जो है आपको चीज़ें ध्यान रह जाए। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो
एक जो आपका क्या है, एक है आपका नेशनल पार्क, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक है आपका राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये राष्ट्रीय उद्यान है लातेहार में। ठीक है, तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बेतला नेशनल पार्क। हालांकि ये हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिएगा, बेतला नेशनल पार्क। इसके बाद जो है आपका 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, हाँ, 11 वन्य जीव अभयारण्य है। अब वो 11 वन्य जीव अभयारण्य कहाँ कहाँ पे है? तो एक आपका जो है यहाँ पे है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बात नहीं। इसके बाद जो है एक आपका धनबाद में, जिसको कहा जाता है तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद आ जाइए साहेबगंज में उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, BS लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, गिरिडीह में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा? पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोडरमा, हजारीबाग एंड चतरा वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है कौन सा? गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद हजारीबाग में जाएंगे तो आपको हजारीबाग के ही नाम से मिलेगा, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद जो है चतरा में जाइएगा तो यहाँ पे है कौन सा? लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद जो है लातेहार में जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा? पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, लातेहार में ही जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा? महुआ डांड। बात नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुमला में आएंगे तो आपको मिलेगा पालकोट। ठीक है, तो ये जो है आपका 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। कहाँ रांची में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कहाँ रांची में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? आइए, कोडरमा वाला छूटा है। हाँ, कोडरमा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा एक। कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे हो गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सीधे जो है ये हो गया। इसमें जो है एक नेशनल पार्क, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके बाद जो है 1, ठीक है, टाइगर रिजर्व। और ये जो टाइगर रिजर्व है ना, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, ये कहलाता है आपका पलामू टाइगर रिजर्व, PTR, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे 1 एलिफेंट रिजर्व है। वन एलिफेंट रिजर्व, और यही जो है दलमा वाला ही क्या है आपका एलिफेंट रिजर्व है। इंडिया का पहला एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, बात नहीं। इसके बाद जो है एक आपको जो है वॉल्व सेंचुरी मिलेगा, यानी एक जो है भेड़िया अभयारण्य। और ये जो महुआ डांड है यही है आपका ये जो है हाँ
नहीं नहीं, बहुत पहले ही बना है ये, मतलब नहीं डेजिग्नेट किया गया तो वो सेंचुरी ऐसा कहीं उसका डेट हमने देखा नहीं अभी, क्योंकि एसपी साहा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही जो है इसको लेकर के प्रयास किया और उन्हीं के कारण से जो है इसको वॉल्फ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। और इंडिया का एकमात्र वॉल्फ सेंचुरी है ये, पूरे भारत में एक ही है और वो है आपका महुआ डाँड़। ठीक है, इसके बाद जो है एक आपको मिलेगा कौन सा, बर्ड सेंचुरी। बात नहीं, ठीक है, एक है बर्ड सेंचुरी एंड वो है कौन सा आपका, ठीक है, उधवा। ठीक है, बात नहीं। इसके बाद एक आपको मिलेगा कौन सा, एक आपको जूलॉजिकल पार्क। अब आप कहेंगे एक ही तो नहीं है, कई सारे हैं, बट जो कई सारे हैं वो प्राइवेट है और एक जो है वो है क्या आपका सरकारी, जो कि आपका कौन सा है, वो रांची में है, उसको बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क। भगवान बिरसा मुंडा जू केवल लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है क्या हो गया, कहाँ सियार धान का पहले क्या हुआ, क्या चलिए यहाँ पे आ जाइए। इसके बाद जो है एक है आपका डियर पार्क। बात नहीं, एक है डियर पार्क एंड वो डियर पार्क कहाँ पे है, खूंटी में है, बिरसा डियर पार्क। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आए ना कि एकदम दिमाग का नस फाड़ दे, तो उस दिन समझ में आएगा कि काश हम क्लास में थोड़ा जो है ना, हाँ, और सवाल बहुत टफ ना है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना यही सबसे आ जाए, तब जो है पता चलेगा। ठीक है, हाँ आ रहे हैं सर, कहा है थोड़ा धीरज धरी, हाँ हाँ काला माटी वाला है। इसके बाद जो है, ठीक है, एक है आपका क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, एक वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, ब्रीडिंग सेंटर, ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर, ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो जो क्रोकोडाइल है, बात नहीं, वो है क्रोकोडाइल एंड जो आपका वल्चर, ये दोनों है कहाँ पे आपका, रांची में ही पड़ता है, और उसको बोला जाता है मूटा। जी सर, क्रोकोडाइल एंड वल्चर मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वल्चर मतलब गिद्ध, गिद्ध। तो ये जो है आपका 1987 में बना, ये 2014 में इंडिया का 8th जो है आपका वल्चर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर है, लेकिन एक को नहीं है, वल्चर एक भी नहीं है। मगरमच्छ तो 40 गो है, 5 गो से शुरू हुआ था, अभी 40 गो है। चलिए दिखाते हैं आपको, पहले ये तो पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है, अच्छा तो ये दिख नहीं रहा है, ये भी तो दिख ही रहा है। अच्छा अच्छा, वो क्रोकोडाइल को चलाना है। इसके बाद जो है, बात नहीं, एक आपका जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क है। जी हाँ, नामकुम में जो है वो, नामकुम है, तोपू दाना नहीं है, वो लाल खटंगा बोलते हैं उसको, लाल खटंगा ही बोलते हैं ना। आप लोग नहीं गए हैं? मैं एक बार गया वहाँ पे, ठीक है, और वो गया था मैं 2022 में। सोचे कि जाते हैं घूम के आते हैं,
ठीक है। एक दिन ऐसे मूड किया तो ना मतलब जो है निकले, क्योंकि हम मोराबादी में रहते हैं, मोराबादी से निकले तो सीधे रिंग रोड पकड़े और रिंग रोड से पूरा सोचे एक चक्कर लगाए रिंग रोड, ऐसे ही, ठीक है। हाँ, तो अराउंड ठीक है 40-45 के स्पीड में मस्त एकदम धीरे धीरे, सोचे कि जितना देर लगेगा आराम से घूमते हैं। तो देखे कि जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क, सुना था मैंने कि सोचे कि चलो इधर भी घुस जाते हैं। गए वहाँ पे, ठीक है, रोड से हमको लगता है 4-5 किलोमीटर होगा, ठीक है। गए वहाँ पे, एक तो है बहुत बड़ा और दूसरी चीज़ जो है ना वो कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। मतलब क्या ही जो है एक तरह से आ गए भाई ये ऐसी जगह पे, ठीक है। थोड़ा बहुत घूमे, उसके बाद फिर जो है वापस आ गए, फिर वहाँ से फिर रिंग रोड पकड़े, फिर एक चक्कर होते हुए फिर जो है पहुँचे विकास जो नेवरी चौक बोलते हैं, जो गोल चक्कर है वो, वहाँ से फिर जो है मोराबादी इधर आने वाला, फिर जो है रूम। हाँ नहीं सर, वो सब में नहीं आएगा, वो सब पार्क अलग कामों के लिए होता है। आइए, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, बात नहीं। कंजर्वेशन एंड प्रमोशन एरिया एंड जूलॉजिकल पार्क्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द स्टेट, ये आपको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। नेशनल पार्क 1 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 11 है, ठीक है। टाइगर रिजर्व 1 है, एलिफेंट रिजर्व 1 है, वॉल्फ सेंचुरी 1 है, बर्ड सेंचुरी 1 है। बर्ड सेंचुरी कई सारे हैं, बट जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस मिले हुए वो एक ही है, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। अब एक और ऐड कर सकते हैं, अगर रामसर साइट पूछा जाएगा तो एक ही है वो भी, और वो है आपका कौन सा, उधवा लेक, ठीक है। तो एक एक करके जो है ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। कौन सेलिब्रिटी किसको गोद लिया, उसका नाम क्या है, इसे भी कुछ पूछता है क्या? नहीं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जैसे उसमें क्या होता है ना कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या जो पार्क है इसको गोद नहीं लेते हैं ये लोग। गोद लेना होता है कि वहाँ के किसी पर्टिकुलर एनिमल को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो आपका बिरसा जूलॉजिकल पार्क में है, वहाँ पे अगर कोई बाघ है या बाघिन है, उसको गोद ले लिया किसी ने, ठीक है। जैसे प्रियंका चोपड़ा एक बार ली थी, है ना, तो एक बाघिन को गोद लेने का मतलब उसके रख रखाव में जो खर्च होता है वो, ऐसा नहीं कि गोद लेके जो है उसको ये कर रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं होता है कि सुबह शाम उसको गोद लेके जो है वो पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तेल पानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितने भी बस जितना खर्च होता है वो जो है आपका पैसे उनके ये से आता है और कुछ नहीं है। चलिए बाकी, हाँ, इतने में से किसके बाउंड्री जो होता है वो फॉर्मल बाउंड्री बनाया जाता है नेशनल पार्क का, नेशनल पार्क, हाँ जी। उनका बाउंड्री बना, ऐसे आप जूलॉजिकल पार्क के भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रखे हुए हैं ना, तो जनरली नेशनल पार्क के होते ही होते हैं। एक फिर जो है आपका जूलॉजिकल पार्क का भी होता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल होते हैं जो खुले रहते हैं, पता चला कि वो भाग गया, है ना। तो आप जैसे मान लेते हैं कि आप चले जाइए जो है बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क, उसका भी आपको बाउंड्री देखने मिलेगा, ठीक है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कई बार नहीं होते, उसके मेन रीज़न क्या है कि होते तो बहुत बड़े हैं ये। जैसे मान लेते हैं पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, 794 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अब उतने बड़े एरिया में भी क्या होता है ना कि वो पूरा उसको समझिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस मिले हुए है, लेकिन उसमें भी होता है 3 जोन होता है, ठीक है। एक कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है, और सबसे बाहर वाले हिस्से को कहा जाता है ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। तो उसमें जो हाईली प्रोटेक्टेड होता है वो होता है कोर जोन, ठीक है। वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं होती है। अब जैसा मान लेते हैं पलामू टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, पलामू टाइगर रिजर्व का जो मेन कोर जोन है वो कौन सा आपका, वो है बेतला नेशनल पार्क, जो 226 स्क्वायर किलोमीटर, ऑफिशियली कई जगह पे 231 स्क्वायर किलोमीटर का भी एरिया लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। तो अब उसमें क्या है कि जो है जैसे अब 794 स्क्वायर किलोमीटर, आप समझ रहे हैं, पूरे रामगढ़ जिले का टोटल एरिया कितना आपका 1364 के आसपास है, ठीक है। मान के चलिए 1342 के आसपास होगा, ठीक है। अब सोचिए उतना, उसका आधा, रामगढ़ जिले का आधा जो है वो समझिए क्या है आपका पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पूरा कैसे हुआ, बहुत एरिया लातेहार का भी बहुत ज्यादा, हाँ। तो इसीलिए जो है वहाँ पे कोई ऐसा बाउंड्री बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे बाउंड्री वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है ना ये,
क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सब डिक्लेयर करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है, या फिर जो है आपका मरीन प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, ठीक है, जैसे कच्छ जो है इंडिया का फर्स्ट एक तरह से मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है ना गुजरात में। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट काम करते हैं, बाकी सारी चीज़ों के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। जैसे रामगढ़ में अक्सर हाथी का झुंड देखा जा रहा है, तो ये जो झुंड है वो कौन से, क्या दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एलिफेंट रिजर्व उधर से आ रहा है या फिर नहीं, ऐसा नहीं होता है कि दालमा वाले इधर आ जाएंगे। सो हाँ, गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपका एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए हैं, ठीक है, तो वो भी जो आपका कहाँ पे, तो जैसे सारंडा से लेकर दालमा तक एक तरह से बना दिया है ना। तो उसका मेन काम क्या है कि हाथी जो है, हाथी की आवाजाही एक तरह से होगी वहाँ पे। लेकिन अब दालमा वाले मूव करके आपका यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि अब रामगढ़ में जो जंगल एरिया है वहाँ भी तो हाथी है ना, ठीक है, रांची वाले रामगढ़ पहुँचते ही हैं। जैसे आप सिकिदिरी तरफ चल जाए, सिकिदिरी का आधा हिस्सा जो है रांची में, आधा हिस्सा जो है रामगढ़ में पड़ता है। आप कई सारे ऐसे जगह देखिएगा वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि हाथी विचरण क्षेत्र, कृपया धीरे जाएं और सावधानी से जाएं। हाथी का क्या गलती है? हाथी जो है, हाथी को सुनिए, हाथी को पता है कि जो है अगर आदमी मिल जाए तो आदमी हमको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को मारता है वो, उसको कोई शौक नहीं है मारने का, ठीक है। तो इसीलिए जो है अब हाथी को आप नहीं समझा सकते ना कि आदमी आना जाना इधर से करता है, आप इधर मत आइएगा, आदमी को समझा सकते हैं ना, ठीक है। इसीलिए इन सिटू कंजर्वेशन में जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, सेक्रेट ग्रुप्स एंड लेक्स, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं इन सिटू में। इन सिटू में होता क्या है कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर जो है आपका जो भी ये है प्लांट स्पेसीज है, उसको उसी के नेचुरल शेल्टर में ही प्रोटेक्ट करते हैं, उसको चेंज नहीं किया जाता है। जैसे मान लेते हैं नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये जो है आपका ये जो टाइगर के लिए मान लेते जाना जाता है, ठीक है, तो वहाँ के टाइगर को हम दूसरे जगह शिफ्ट करके उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसी एरिया में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उसका नेचुरल शेल्टर हो गया। लेकिन अगर जगह चेंज करके हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो एक्स सिटू में आ जाता है। जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गए, बोटानिकल पार्क हो गए, सीड बैंक, जीन बैंक, ठीक है, ये सब आ जाते हैं आपका क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह, ये सब आ जाता है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन में। फिर मोटा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मोटा, ये मोटा बोले तो हम बोला ये कौन सा है, ये हो गया मोटा भी है, हाँ बिल्कुल। वहाँ पे जो है आपका 5 क्रोकोडाइल को दूसरी जगह से लाया गया और उनको वहाँ से मतलब ये ब्रीडिंग करना शुरू किए। तो क्या है कि वहाँ पे हम प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पे उनका नेचुरल शेल्टर को चेंज करके किया जाता है, ठीक है, ठीक है। वो भी अगर मानते हैं हम यहाँ पे टाइगर को अगर लेके आ रहे हैं, मान लिया जाए, या हम यहाँ से दूसरी जगह भेज रहे हैं, मान लिया जाए, तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे नामीबिया से लाया गया था चीता लाया गया था ना, नामीबिया से नहीं आया था, नामीबिया से ही आया था, अभी बोत्सवाना के साथ डील हुआ, रिसेंट का छोड़ दीजिए, जो पहले लाया गया था उसका हम जो मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क में लाया गया था, नामीबिया और साउथ अफ्रीका दोनों से लाया गया, फर्स्ट बैच नामीबिया से, सेकंड बैच साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो वो जो लाया गया, तो उस तरह का बेसिकली हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं ला रहे हैं, हम दरअसल अपने यहाँ पे, ठीक है, हाँ डाइवर्सिटी बढ़ाने, और क्योंकि हमारे पास पहले हुआ करते थे चीता, अब नहीं है, तो उनके ब्रीडिंग के लिए एक तरह से हमने यहाँ पे लाया उसको, ठीक है, हाँ हाइब्रिड नस्ल नहीं कह सकते, ठीक है, हाइब्रिड नहीं, दरअसल हमारे यहाँ पे उनकी संख्या खत्म हो चुकी थी, ठीक है, खत्म हो चुकी थी, तो फिर से जो है उसको डेवलप करने के लिए लाया गया था। हाँ क्या चीज? हाँ कौन सा जानवर पाया जाता है? अब कोई नहीं पाया जाता है, अभी कैसा नहीं है भाई, है सब है, तभी तो जो है ये डिक्लेयर किया गया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, न रहे ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ तो होगा ही होगा। हाँ
लातेहार में है। यही तो कंफ्यूजन। अब सुनिए, आपको बता रहे हैं, पलामू जो है आपका एक जिला के रूप में फॉर्म हुआ 1892 में और लातेहार बना 2001 में। तो जिन्होंने पहले जो है एक तरह से पलामू लिखा हुआ था, ठीक है, वो आज भी उसको अपडेट नहीं किए, इस कारण से ऐसा हुआ। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये पलामू के नज़दीक पड़ता है। अब आपको मैं बताता हूं कि डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, और लातेहार जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां से अराउंड 72 किलोमीटर का डिस्टेंस पर पड़ता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो पलामू के ज़्यादा करीब है, इसलिए ये लगता है कि नहीं पलामू में होगा। ठीक है, अरे नहीं, मतलब बहुत कोई इस चीज़ के बारे में। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो हमने यहाँ पे ये किया है कोडरमा, हजारीबाग और जो है चतरा, गौतम बुद्धा को लेकर के सबने यही लिखा है कि ये कहाँ पे है, कोडरमा में है, बट कोडरमा में नहीं। अभी आइए ना, सब एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा हो पहले ठीक ठाक पढ़े थे, अब इनके क्लास में आके और जो है कंफ्यूज हो गया है ना, बट मेरे पास हर एक चीज़ का ऑफिशियल सोर्स है, आप जब बोलिएगा तब हम आपको दे दें। ठीक है, क्योंकि अब तो अगर मानते हैं आपका गलत होता है तो ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन है ना भाई आपके पास। ठीक है, आप जो है ऑफिशियल रेफरेंस देकर के जो है आप ये कर दीजिए। ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे। इसके बाद जो है, ठीक है, कुछ जो है आपका स्टेट एंड जो है आपका सेंटर के सहयोग से जो है कुछ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें पहला आपका सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस। सिल्वीकल्चर पढ़ा आपने, लाइक एक्वा कल्चर, सिल्वीकल्चर, आर्बरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलिवी कल्चर, नहीं पढ़ा आपने? नाम भी नहीं सुना? साइंस में पढ़ाई होगा आपने, सेरीकल्चर केवल पढ़े हैं। ठीक है, तो बात नहीं, तो जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है ना उसको सिल्वीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका इसके अंतर्गत वनों के विकास के लिए झाड़ी सफाई, लतर कटाई और ऐसे झाड़ी एवं पौधों जो वृक्षों के वृद्धि के लिए बाधक बनते हैं उसको हटाया जाता है। तो बेसिकली जंगलों को के प्रबंधन के लिए ये करते हैं। इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना केंद्र प्रायोजित है, 60:40 का रेशियो है और सारा अपडेटेड है। पहले अगर कहीं पे किताब में देखे होंगे कुछ ऊपर नीचे होगा तो अब इसको अपडेट कर लीजिएगा, कहीं पे भी लिखे होंगे तो अंडर दिस द वर्क ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, फायर प्रोडक्शन इन फॉरेस्ट, सर्वे, डिमार्केशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाउंड्री पिलर्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक्सेट्रा आर बीइंग डन। तो मेनली जो है आपका क्या है कि जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा और मॉडर्न किया जाता है इसमें। ठीक है, जो जंगल वाले एरिया हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है काम किए जाते हैं। साथ ही साथ जो है आपका सर्वे सीमांकन हो गया या वन सीमा स्तंभ का निर्माण हो गया, आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण आदि के कार्य किए जाते हैं। किसके तहत? इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम के तहत। तो इसमें 60% जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ये देती है और 40% जो आपका स्टेट गवर्नमेंट। इसका नहीं देखा हमने कभी, तो इसलिए केवल इतना ही ध्यान रख लीजिएगा। जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो है आपका ये 60:40। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितना भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या प्रोग्राम हैं सब में 60:40 याद रख लीजिएगा, है ना। और सारा का सारा मैंने ना इसमें बहुत ज़्यादा ये था, ठीक है, क्योंकि मैं पहले पढ़ाया था ना, बुक के आधार पर पढ़ाया था, तो उसमें ना जो है वो रेशियो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग दिए हुए थे, कन्फ्यूजन हुआ। सारा मैंने ऑफिशियली जो है वो क्रॉस चेक करके, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उससे क्रॉस चेक करके मैंने इसको अपडेट करा हुआ है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका, ठीक है, अच्छा इसमें भी चेंज करना था, ये जो है आपका 60:40 का हो जाता है कई बार। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये भी जो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 60:40 याद रख लीजिएगा। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 60:40 के ये में होगा। तो इसके अंतर्गत राज्य के उधवा एवं अन्य वेटलैंड के संरक्षण एवं विकास संबंधी कार्य किए जाएंगे। तो उधवा को ऑलरेडी जो है आपका अब जो है एक वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया, रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके डेवलपमेंट के लिए जो आपका इस योजना के तहत काम होगा। ठीक है,
इसके बाद ध्यान रखेंगे एक आपका ग्रीन इंडिया मिशन, तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या है कि द ग्रीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द 8 मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जैसे झारखंड में भी देखिएगा, जैसे आप ये क्या बोलते हैं सरायकेला खरसावां जिले का चयन किया गया है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ की जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के हेल्प से 5000 जो एकड़ लैंड है उसका क्या, हेक्टेयर लैंड, एकड़ नहीं, 5000 हेक्टेयर्स लैंड का जो है आपका, ठीक है, उस पर जो है पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाएंगे। तो ये भी जो है आपका 60:40 याद रख लीजिएगा। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, जो कि 60:40 का ये है ना। इसके बाद जो है इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, तो ध्यान रखें, इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस कैडर ऑफिसर्स, फॉरेस्ट फील्ड ऑफिसर्स, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स एंड फॉरेस्ट सब रेंज ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट। ये सारे के सारे अधिकारी बेसिकली इसके लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इज अप्रूव फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रमोशन, कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तभी आपने देखा होगा कि ये जो है पहली बार ये एग्जाम भी हुआ है इसका, FRO, ACF, ये सब, तो ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए ही जो है ये किया गया है ना। इसके बाद आ जाइए झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। हालांकि बायोडाइवर्सिटी के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे झारखंड में, जो एनवायरनमेंट एंड जो है आपका क्लाइमेट चेंज वाला है उसमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में केवल याद रख लीजिएगा कि इसको जो है आपका 20 दिसंबर 2007 को बनाया गया, किसके अंडर, तो अंडर सेक्शन 22 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि आपको हो सकता है स्लोगन वगैरह पूछ ले, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेचर डज नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, तो ये जो है एक तरह से ध्यान रख लेना है ना। प्रकृतिया तू विकल्प नास्ती, ठीक है, किसी को बोल दे बोले तू नास्ती, तेरा पूरा परिवार नास्ती, है ना, ऐसा लगेगा। हाँ, तो झारखंड का सेकंड लैंग्वेज नहीं है, तो उसमें लिखा हुआ है, तो उससे क्या हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज नहीं है और नहीं कोई ये में आता है, लेकिन फिर भी जो है आपका, ठीक है, ये है लिखा हुआ, इतना ध्यान, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इतना ध्यान रख लेना है कि 20 दिसंबर 2007 को इसे एस्टैब्लिश किया गया, बाकी इसमें कुछ मत याद रखिएगा। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, बात नहीं। जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का समन्वय उपयोग करना, जैव विविधता के उपयोग से उत्पन्न लाभांशों का समुचित बंटवारा करना, जैव संपदा के वाणिज्यिक उपयोग को नियमित करना, जैव विविधता से संबंधित स्थानीय समुदायों के परंपरागत ज्ञान का सुरक्षा एवं संरक्षण करना। जैसे आप स्थानीय स्तर पर भी देखिएगा कि लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपका, ठीक है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। जैसे आपने मान लेते हैं सिमोन उरांव का नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि वाटरमैन ऑफ झारखंड के रूप में जाने जाते हैं। आपने चामी मुर्मू का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने जमुना टुडू का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने जो है बुलू इमाम का नाम सुना होगा, है ना। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, तो उनके परंपरागत ज्ञान का सुरक्षा और जो है आपका संरक्षण करना भी जो है आपका इसी की जिम्मेदारी है। जैव विविधता के विकास व संरक्षण हेतु जैव विविधता बहुल महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विरासत स्थल घोषित करना। अब इसके अगर अंतर्गत देखेंगे तो जो कन्हरी हिल है, कन्हरी पहाड़ी, है ना, ये जो है आपका झारखंड का, ठीक है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। ये जो है इंडिया झारखंड का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, जो एवरेज याद रख लीजिएगा, ऐसे 2110 जो है आपका एकड़ एरिया को जो है आपका डिक्लेयर किया गया है, तो केवल 2100 एकड़ याद रख लीजिए, काफी है। 8 गांव शामिल है इसमें, है ना। तो कई सारे ऐसे जो है रेयर स्पेसीज है, यहाँ पे रेयर प्लांट्स हैं जो उसको खतरा था, तो इसको जो है आपका झारखंड का पहला जो है आपका, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। तो ध्यान रख लीजिएगा, क्या पता यही एग्जाम में आ जाए, है ना। एवं विनाश की ओर अग्रसर हो रही जैविक प्रजातियों का संरक्षण एवं पुनर्वास इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैविक प्रजातियां हैं और जो आपका ये है जो स्पीसीज है उसके प्रोटेक्शन के लिए ये काम किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका झारखंड जैव विविधता परिषद की क्या भूमिका है इसमें, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जैविक स्रोतों के व्यापारिक उपयोग पर नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करना,
जैव विविधता और उससे जुड़ी लोगों की जानकारी के दस्तावेजीकरण, दस्तावेजन यानी डॉक्यूमेंटेशन जिसको बोलते हैं, जन जैव विविधता पंजी जिसको कहा जाता है ना, के माध्यम से जैव संसाधनों के संबंध सुरक्षा तंत्र विकसित करवाना तथा लोगों के परंपरागत ज्ञान की पर्याप्त सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाना, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, जैव विविधता संबंधी शोध एवं अध्ययन करवाना, जैव विविधता संबंधी समितियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य इकाइयों सहित सभी सहभागियों की जागरूकता व क्षमता वृद्धि में सहयोग करना और विभिन्न एजेंसियों की नीतियों और योजनाओं में जैव विविधता के प्रति सरोकार इत्यादि। ये सारे जो है आपका इसकी एक तरह से कह सकते हैं क्या है आपका, ठीक है, भूमिका है, रोल है, जो कि आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसका झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी जिसको कहा जाता है झारखंड राज्य वन विकास निगम, तो 23 मार्च 2002 को इसे स्थापित किया गया वन पर्यावरण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा। तो पूरी तरह से ये झारखंड सरकार की कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, मतलब पीएसयू के अंतर्गत आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो जो है दिस कंपनी इज फुल्ली अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। वन निगम झारखंड राज्य के लिए केंदुपत्ती संग्रहण एवं विपणन कर इसका लाभ केंदुपत्ती संग्रहण में लगे, ठीक है, लगे प्राथमिक संग्रहणकर्ताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। वन निगम द्वारा रांची स्थित नक्षत्र वन एवं सिद्धो कानू पार्क का प्रबंधन भी किया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बांस मिशन का कार्य राज्य में वन निगम के माध्यम से किया जा रहा है। ये थोड़ी बहुत चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद है आपका कैंपा, ये थोड़ा बहुत आप याद रख लीजिएगा। कैंपा के बारे में एक बार सवाल आ चुका है, 6 JPSC में ही पूछा था। तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ध्यान रख लेना है। तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बोलते हैं। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा 2004 में, जबकि जो आपका झारखंड सरकार के द्वारा अक्टूबर 2009 में ये किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है तो ध्यान रखेंगे, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक है, यानी पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास। साइंस रिसर्च ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग यानी विज्ञान शोध प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल सर्विसेज, कंजर्वेशन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल शेल्टर ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड कंजर्वेशन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन यानी प्रतिपूरक वनीकरण। तो बेसिकली एफॉरेस्टेशन के लिए काम करती है कौन, आपका कैंपा। तो झारखंड कैंपा कह सकते हैं या सिंपली कैंपा भी कह सकते हैं। केवल इतना याद रखना है कि कब इसको स्थापित किया गया, ठीक है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जो हाँ कैसे फंक्शन करती है, क्या वो सारा चीज। ये कैंपा में जो है जिसमें कि ग्राम पंचायत से डील करके उस इलाके में एफॉरेस्टेशन कराया जाता है। बिल्कुल, ठीक है। कंसल्टेटिव है या लीगली बाइंडिंग है? नहीं, जो है लीगली बाइंडिंग तो ऐसा कुछ हमने देखा नहीं कि जो, हाँ, ठीक है, क्योंकि इसका मेन काम है फंड एक तरह से ये करना, ठीक है। तो जो है आपका ऐसा कुछ देखा नहीं कि हाँ जो है एक तरह से लीगली बाइंडिंग है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मतलब ये क्या है, मतलब बोर्ड है या फिर कोई अथॉरिटी है? एक अथॉरिटी है ये, ठीक है, एक अथॉरिटी है जो कि एफॉरेस्टेशन को जो है आपका प्रमोट करने का काम करती है बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग, ठीक है। भारत सरकार के अंतर्गत और राज्यों में राज्य सरकार इसको ये करती है, कंट्रोल करती है। मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री वही जो आपका क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो भी आपको याद रखना है ऐसे, हाँ, तो वो ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद जो है इसकी गवर्निंग बॉडी जो है, ठीक है, जिसमें चेयरमैन कौन होता है आपका, सीएम होते हैं, ध्यान रखेंगे। मेन रोल क्या होता है इसका, पॉलिसी डिसीजन। सदस्य में ध्यान रखें, वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं, मुख्य सचिव होता है, ठीक है, विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव होते हैं, मुख्य वन संरक्षक होता है और जो आपका वन्य जीव प्रमुख अधिकारी होता है। तो ये अब आपको ना तो ये याद रखना है बल्कि जो है केवल इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है, बस, हाँ, चेयरमैन होते ही है। इसके बाद जो आपका स्टीयरिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन होता है आपका, मुख्य सचिव होता है। स्टीयरिंग कमेटी का पिछले साल ही कमेटी के बारे में पिछले साल ही पूछा था, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। रोल क्या है, योजनाओं को स्वीकृत व निगरानी करना। सदस्य में मत याद रखिएगा। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसका जो है आपका योजना कार्यान्वयन और निगरानी करना इसका मेन काम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला और वो वाला, दो चीजें याद रखिए। हाँ, ये हाँ सीईओ कैंपा जो है आपका का वो मेंबर सेक्रेटरी कहलाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाइए आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जैसे टोटल 5 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, एक आध सवाल वहाँ से पूछ लेगा, 2 सवाल पूछ लिए जा सकते हैं और बाकी जो ज़्यादा एक तरह से सवाल पूछने के चांसेस हैं आपका कहाँ से, इस वाले से। तो एक एक करके बात करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी है वो कितने तरह के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इन सिटू, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वस्थाने, और एक होता है आपका एक्स सिटू, जिसको कहा जाता है बाह्य स्थाने। स्वस्थाने मतलब खुद के स्थान पर, ठीक है, और एक्स सिटू का मतलब एक तरह से हिंदी में बोला जाता है बाह्य स्थाने, बाह्य स्थाने। अब एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है समझना कि कैसे इसको जो ये करेंगे। जैसे मान के चलिए अगर मैं कहूँ रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे मिलते हैं, आप कहेंगे कि जो है आपका सुंदरवन में मिलते हैं। अगर हमें उसे प्रोटेक्ट करना है तो उसके नेचुरल शेल्टर में ही प्रोटेक्ट करें, है ना, तो वो इन सिटू कंजर्वेशन कहलाएगा। लेकिन मान के चलते हैं कि जो है आपका कोई वाइल्ड एनिमल है जो, ठीक है, किसी ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे उसको क्लाइमेट चेंज के कारण से दिक्कतें हो रही है, या हो सकता है कि अब उसका नेचुरल शेल्टर ही पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। क्या करेंगे हम, उसको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरे जगह शिफ्ट करके अगर उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, समझिए कि वो क्या कहलाएगा, आपका एक्स सिटू कहलाएगा। अरे कोविड में देखे होंगे आप लोग, होम क्वारंटाइन इन सिटू, कि आपको अपने ही घर में क्या कर दिया गया, आपका प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, बंद रखा गया आपके अपने ही कमरे में। एक्स सिटू में क्या है, आपका हॉस्पिटल ले जाके आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो एक्स सिटू हो गया। नहीं, हाँ, नहीं तो हाँ, अगर क्या हो गया, नहीं, घर से निकाल कैसे दिया जाएगा, प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है ना। आसान भाषा में बाहरी बिक्री का मामला है। हाँ, आसान भाषा में बाहरी बिक्री का, तो ये जो है आपका भीतरी और ये जो है आपका बाहरी। लेकिन इतना ध्यान रख लेना है कि जो है आपका खुद के प्लेस में, ठीक है, खुद के नेचुरल शेल्टर में ही प्रोटेक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है आपका चेंज करके। तो जैसे नेशनल पार्क यानी जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंतर्गत आता है, बात नहीं, राष्ट्रीय उद्यान इसी में आ जाएगा, वन्य जीव अभयारण्य आ जाएगा इसी में, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व यानी जिसको हिंदी में जैव मंडल आगार बोलते हैं, जैव मंडल आगार, सैक्रेड ग्रुप्स यानी पवित्र उपवन। पवित्र उपवन मतलब क्या होता है, बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, अगर कल्पतरु है वहां पे जाके जो है बोला जाता है जो मन्नत मांगे वो पूरा होगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा, बात नहीं, कल्पतरु का जो पेड़ है ना वहां पे जो जाके मांगेंगे वही मन्नत पूरा होगा। अब आपको पछतावा हो रहा होगा, क्यों नहीं 14 तारीख से पहले बता दिए, है ना, मांग लेते उसी दिन। क्या उसको देख के क्या बोल रहे हैं? किनको देख के? ना उनको देख के, सूख जाएगा पेड़। मैं सबको ही देख के बोल रहा हूँ। तो क्या है ना कि जो ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं, अब मान लेते हैं वो जो कल्पतरु ट्री है, क्या आप उसको उसके मतलब लाइक उसका नेचुरल शेल्टर वही है, क्या वहां से उसको शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे जगह? ठीक है, शिफ्ट करने के चक्कर में पता चला मर गया वो, अभी भी तो अभी नया रोड बना रहा है, ठीक है, जो भी है, लेकिन उसको डैमेज नहीं कर सकते। कर दिया है पूरा आसपास, पूरा ऐसे रोड बना दिया अभी। तो बुद्धि नहीं होगा उन लोगों को, नहीं तो जो है देखिए वो उनकी जिम्मेदारी है। अब जो है जो हाँ उनको पता नहीं होगा, नहीं तो सबसे पहले उसका एरिया को जो है आपका ये करके, ठीक है, और जो आपका सीमेंटेड जो ब्रिक्स होता है ना उससे जो है आपका ये कर देते हैं, और उतना जगह जो पेड़ के चारों तरफ कम से कम 1 फीट का गैप जो है छोड़ देते हैं जहाँ पे पानी वगैरह जमा हो सके, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना, तो देखिए आप सरकार के जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनसे कितना ही उम्मीद कर सकते हैं, जो अधिकारी ठीक है। मन्नत नहीं पूरा होगा। अभी जो है अब देखे ही होंगे कुछ दिन पहले एक ओवरब्रिज बनाया, सीधे 90 डिग्री पर जो है घुमा दिए। ये तो पेड़ तो बहुत एक बात है, ठीक है, 2 लेन का रोड सीधे आगे जाके अचानक से 1 लेन हो जाता है। तो ऐसे जो है आपका क्या ही बोल सकते हैं इसको। कोविड में इंजीनियर पास हुआ, इंडस वैली की कॉपी कर रहा है। इंडस वैली में कहाँ ऐसा था? इंडस वैली में केवल और केवल ये था वैसा ग्रीन पैटर्न था, जो ड्रेनेज था ना वो वैसा था। कहाँ बैठा हुआ? राइट साइड में पूरा डिजाइन अरे भाई, भाग जा भाई, राइट साइड में पूरा डिजाइन बनाया हुआ हीरा आ गया, आपसे बहुत प्रेम करता है। ये इसी चीज की कमी रह गई थी।
ठीक है। इसके बाद जो है तो पवित्र उपवन उसको बोलते हैं। वैसा ही होता है सैक्रेड लेक्स भी होता है, पवित्र झील जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी आ जाएगा इसमें, लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया भी आ जाता है इसमें, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, है ना, लाइक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है नहीं, लाइक एक कोस्टल अगर रीजन होता हमारा, ठीक है, तो हो सकता है कि कहीं वैसा अगर ज़रूरत पड़ता तो उसको डिक्लेयर किया जा सकता, तो है नहीं हमारे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उड़ीसा में है लेकिन वैसा वहाँ पे ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी चिल्का लेक वगैरह जो है आपका रामसर साइट वगैरह में आता है, तो उसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसा कच्छ वाला एरिया है, कच्छ जो है आपका वो आता है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में, इंडिया का पहला है आपका। वहाँ पे कौन सा उजला डंकी कौन मिलता है? हाँ, वो ऐसा मिलता है। तो उसी तरह से चीजें एक्स सिटू कंजर्वेशन जिसको बाह्य स्थाने बोलते हैं, बात नहीं, बाह्य स्थाने यानी उसका नेचुरल शेल्टर से उसको जो है उसका चेंज करके आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिसमें क्या आता है, जूलॉजिकल पार्क यानी इसको हम लोग बोलते हैं जैविक उद्यान, जैविक उद्यान ये इसी में आ जाएगा। बोटानिकल पार्क यानी इसको कहा जाता है आपका अरे नहीं सर, इसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान। जीन बैंक को जीन बैंक ही कहेंगे। आनुवंशिक पदार्थ समझते हैं, डीएनए, आरएनए समझते हैं ना, हाँ तो बस। उसके बाद जो है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन का हिंदी मुझे नहीं पता, बट इतना बात नहीं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि लाइक जेनेटिक मटेरियल हो गया, उसी को ना लिक्विड नाइट्रोजन में एक तरह से ये रखा जाता है, तो जिससे आप लंबे समय तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक्स को भी उसमें मतलब, हाँ तो वही बोल रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन होता है। और वैसे भी लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। पहले मोराबादी में मिलता था आपका जो है वो बिस्किट, नाइट्रोजन में डुबा देते थे और मुंह में हाव हाव करके खा देते थे, गर्म है उस टाइप का, लेकिन उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे जितनी सारी चीज़ें हैं, हाँ वही है ना। हाँ, तो ऐसा लगता कि जो है आपका धुआं निकल रहा है, धुआं, स्मोक बिस्किट बोलते थे उसको। हाँ, अब पता नहीं, मैंने कभी खाया नहीं है, ठीक है। एक बार नहीं, अभी मिलता है कि नहीं मिलता नहीं पता मुझे। तो ये जो है आप ध्यान रख सकते हैं, बात नहीं। अब इसमें जो है हमें मेनली जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, हमें नेशनल पार्क और जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़नी है, बात नहीं। इसमें हमें पढ़ना है कौन सा आपका जैविक उद्यान, और इसी में हम पढ़ लेंगे कौन सा आपका बर्ड सेंचुरी। नहीं नहीं, उद्वा नहीं, जिसको पक्षी विहार बोला जाता है। अरे तिलैया पक्षी विहार आपने नाम नहीं सुना, विहंग पक्षी विहार नहीं सुना है सब, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले, बात नहीं, ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ही ऑफिशियल एक तरह से ये है मैप है, ठीक है, जिसमें आपको वो सारे के सारे लोकेशंस देखने मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये है आपका दलमा, ठीक है, आप इसको बाद में भी एक तरह से ये कर लीजिएगा, हालांकि अभी जस्ट हमने मैपिंग किया तो इसको ये नहीं कर रहा हूँ मैं। ये दलमा हो गया, यहाँ पे तोपचांची, ये हजारीबाग, यहाँ पे देखें कोडरमा, इस जगह पे गौतम बुद्धा, इस जगह पे लावालोंग, यहाँ पे बेतला, पलामू और महुआ डांड, सब एक आसपास में ही मिलेगा। और जो है आपका पालकोट है बेसिकली कहाँ पे, गुमला में। सबसे तो छोटा वो तोपचांची है? हाँ नहीं, सबसे छोटा जो आपका ये उधवा है, 5.65 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और तोपचांची जो है, उधवा में कुछ नहीं है, लेकिन वो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है। महीना में साल में 2 बार, मतलब महीना में 2 बार आती है, महीना में 2 बार मतलब ठंड और गर्मी दोनों आ जाता है। अब आते हैं सबसे पहले स्वस्थानीय संरक्षण में बेतला नेशनल पार्क, बात नहीं। तो बेतला नेशनल पार्क जो कि वहाँ के ही 5 एनिमल से इसका नाम बना हुआ है, B फॉर बाइसन, E फॉर एलिफेंट,
ठीक है, T फॉर टाइगर, L फॉर लेपर्ड एंड जो है A फॉर एक्सिस एक्सिस। एक्सिस एक्सिस समझ लीजिए कि वो क्या है, डियर ही है, ठीक है, हिरन की ही जो है, हिरन का ही नाम है, ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में कई बार फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड एंड एक्सिस एक्सिस याद रख लेनी है। 10 सितंबर, बात नहीं, 1986 को बेतला नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। अब यहां पर आपको जो ध्यान रख लेना है, एरिया लास्ट ईयर पूछा था, आई थिंक जो है 11 to 13 जेपीएससी में ही पूछा था। अब यहां पर जो है अगर आप देखेंगे एरिया यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, ये जो है आपका 231 कई जगह पे ऑफिशियली मिलेगा, और ऐसे जो है आपको 226 स्क्वायर किलोमीटर भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जनरली अगर मानते ये ना रहे तो जो नियरेस्ट आंसर होगा वही उसी को टिक करके आ जाना है, ठीक है। वहां पे ये मत चिल्लाने लग जाइएगा नहीं इसका तो गलत क्वेश्चन है, हाँ दोनों रह ही नहीं सकता। अब दोनों रहेगा तो दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं, मेरे पास दोनों के लिए ऑफिशियल ये है, दोनों का ऑफिशियल है जी। हाँ हाँ, इसमें 226 यही नियरेस्ट आंसर था ना, इसीलिए। इसके बाद जो है लातेहार में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा बात नहीं, हाँ और जानवर ही है, ठीक है, हाँ। तो ये जो है आपका ये की तरह होता है, क्या बोलते हैं आपका, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, बेतला नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ कोर एरिया ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व का ये कोर एरिया है। अब ये आप कहेंगे कोर क्या होता है, तो जैसे आपको पहले ही बताया मैंने कि जो भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ये इसमें 3 जो है आपका मेन जोन होते हैं, ठीक है। जो सबसे सेंटर वाला होता है उसको कोर बोला जाता है, ठीक है, कोर बोलते हैं। सेकेंड वाले को बफर जोन कहते हैं, और थर्ड वाले को ट्रांजिशन जोन कहा जाता है, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। हिंदी में भी कोर, बफर और ट्रांजिशन ही याद रख लीजिएगा। ऐसे हिंदी में इसको संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। कोर वाले में मेनली क्या होगा आपका, रिसर्च वर्क ही होता है, केवल और केवल रिसर्च वर्क होगा, ठीक है। वहां पे हम और आप जो है एंटर नहीं कर सकते क्योंकि हम हैं आम आदमी, ठीक है, ठीक है। बफर जोन में क्या आपका रिसर्च भी होता है, एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपको जो है ह्यूमन सेटलमेंट भी देखने को मिल जाएगा, यानी मानव अधिवास भी होते हैं। यहीं पे टूर कराया जाता है, हाँ जनरली जो घुमाते, इधर अंदर नहीं घुमाते, ठीक है। इसके बाद ये वाले में जो है क्या आपका एजुकेशन, रिक्रिएशन, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, रिसर्च वगैरह थोड़े बहुत आपको ये सारा चीज इधर भी देखने मिलेगा। तो जनरली क्या आपको याद रखना है, 3 जोन होते हैं, वो होता है आपका कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। अब कभी कभी हो सकता है कि आपके जो है एनवायरमेंटल साइंस में पूछ ले कि कौन जो है आपका लाइक मिडिल जोन होता है या कौन सेंटर जोन होता है, तो इसमें कोर तो याद रहेगा, चलो एकदम कोर में होता है। बाकी बफर और ट्रांजिशन कैसे याद रहेगा, तो बफर जनरली क्या होता है कि जैसे बफर स्टेट आपने नाम सुना होगा, ठीक है, 2 देशों के बीच में कोई अगर कंट्री है तो उसको बफर स्टेट बोलते हैं। जैसे इंडिया एंड जो है आपका चाइना के बीच में कौन है, नेपाल है, क्या है, बफर स्टेट है। भूटान है, बफर स्टेट है। चाइना एंड रसिया के बीच में मंगोलिया है, क्या है, एक बफर स्टेट है। तो वैसे ही बफर क्या होता है, जनरली बीच में होता है, ठीक है। और नहीं तो ऐसे याद रखना हो तो सीबीटी याद रख लीजिएगा, सीबीटी सेंटर में होगा, फिर बफर, उसके बाद लास्ट में ट्रांजिशन, सीबीटी याद रह जाएगा जनरली, ठीक है। लेकिन अभी लग रहा होगा हाँ याद तो रह जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेंगे भूल जाएंगे, ठीक है, हमको पता है ना, ठीक है। मेजर वाइल्ड एनिमल की बात करते हैं तो टाइगर, लायन, एलिफेंट, गौर, डियर, ये सारे जानवर आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आ जाइए सीधे आगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रख लेना है। ये जो आपका नॉर्थ कोयल रिवर के किनारे पर आपको देखने मिलेगा। द फर्स्ट एवर टाइगर सेंसस बाय वे ऑफ पग मार्क काउंट वाज अंडरटेकन विद इन द फॉरेस्ट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व इन 1932। तो ये जो आपका एक अधिकारी था जिसका नाम था निकोलसन, ठीक है, निकोलसन। तो निकोलसन ने ही जो है आपका ये पग मार्क काउंट के बेसिस पर जो है आपका पहली बार पूरे वर्ल्ड में पहली बार एक तरह से टाइगर सेंसस हुआ था आपका, कहाँ पे, इसी वाले एरिया में। तब ध्यान रखेंगे, ना तो उस समय पलामू टाइगर रिजर्व था, न ही बेतला नेशनल पार्क था, और न ही जो है आपका कुछ और था, ठीक है। क्योंकि जो है इसको पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें 1973 में,
पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो डिक्लेयर किया गया 1976 में, और बेतला नेशनल पार्क बना 1986 में। तो इसलिए इस एरिया में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, जो आज के समय में कहां पे पड़ता है, पलामू टाइगर रिजर्व वाला हिस्से में पड़ता है, ठीक है। 1973 में जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई, ठीक है। यह टाइगर रिजर्व बेतला राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1129 स्क्वायर किलोमीटर है। अब उसमें से क्या हुआ कि 1986 में 226 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अलग करके बनाया गया जो है बेतला नेशनल पार्क, और 794 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बना आपका कौन सा, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो टोटल अगर हम पलामू टाइगर रिजर्व की बात करते हैं 1129 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये, ठीक है। 226 इसका और 792, हाँ 794। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में बनाए गए पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है, और झारखंड राज्य में एकमात्र है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो शुरुआत जब 1973 में हुआ था, अप्रैल 1973 में, तो एक कैलाश सांखला का नाम सुना होगा आपने, नहीं नाम सुना, सुने हैं, अभी सुने, हाँ। तो कैलाश सांखला जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, तो एक कमिटी बनाई गई थी, ठीक है, उन्हीं के रिकमेंडेशन से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। तो पूरे इंडिया में 9 ऐसे जगह थे, जैसे आपने हेली नेशनल पार्क नाम सुना होगा, 1936 में बना, जिसको अब जो है जिम कॉर्बेट कहा जाता है, नाम नहीं सुना, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भाई इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। अगर ये भी ये ना सुना, ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ उत्तराखंड में है, तो उसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और अब जो है उसको कहा जाता है आपका क्या, ठीक है, अब उसको बोलते हैं आपका जिम कॉर्बेट कहा जाता है। 1936 में इंदिरा गांधी, कोई बात नहीं चलिए 40 साल पहले सबसे ज्यादा टाइगर यही इसमें है ना, जिम कॉर्बेट में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेनी है। अब बात करते हैं, वो था आपका इन सिटू कंजर्वेशन का हिस्सा, ठीक है। ये भी जो आपका इन सिटू में अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से हैं एक एक करके ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। ये वाला जो है आपका कौन सा है, वो है आपका दलमा। दलमा की बात करते हैं तो 1976 में बना ये जो है आपका तोपचाची बोलते हैं इसको, तोपचाची धनबाद में है, बात नहीं, बहुत बात करते हैं आप लोग। 1978 में बना ये। इसके बाद जो है ये है आपका उधवा बर्ड सेंचुरी, 1991 में बना ये। इसके बाद जो है ये है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1990 में बना ये है महुआ डांड, ठीक है, ये बना आपका 1976 में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा हमने इसको दूर रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रह जाए। पलामू ये 1976 में। ये आपका हजारीबाग, ये झारखंड का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1976 में बना, 1955 में ही इसको जो है अनाउंस कर दिया गया था, ठीक है। घोषणा हुई थी 1955 में, लेकिन बना कब, 1976 में। गिरिडीह में जो है आपका पारसनाथ ये बना 1981 में। इसके बाद ये है आपका कोडरमा 1985। ये है आपका कौन सा, इसको गौतम बुद्धा, ये बना आपका 1976 में। ये चतरा में है लावालोंग 1978 में। तो ये क्या करनी है, थोड़ी सी आपको ईयर ध्यान रख लेना सबसे पहले, ठीक है। छूट गया, 1984 दिया हुआ है, कहाँ 1984 दिया हुआ है, चलिए क्या हो गया, लिखा हुआ नहीं आता है। कहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा, आगे है ना लिखा हुआ सब। अरे इसका कहने का मतलब जो आप मार्क कर रहे हो नहीं, तो उस दिन सेव किया था, नहीं मिला वो आप लोग को, कुछ नहीं मिलता चलिए कोई आश्वासन के अलावा। अब जो है बात नहीं, 1976 में 4 जो है आपका ये बने, ठीक है। तो याद रख लिए, बात नहीं, ठीक है। महात्मा गांधी जो है पीएचडी कर लिए, कब, 1975 बना था।
तो M से महुआ डांड, G से गौतम बुद्धा, P से पलामू, S से हजारीबाग, D से दलमा, याद रखेंगे। ठीक है, हाँ PhD कर लिए कब? 1976 में, ये याद रखेंगे। अभी याद रखने का तरीका, MG बोले तो मतलब MG जब भी बोलते हैं महात्मा गांधी ही बोलते हैं। ठीक है, किसका? PhD, P से पलामू, S से हजारीबाग, D से दलमा। ठीक है, या फिर जो है आप इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद जो है 1978 में याद रख ले तोला, तोला, T से तोपचाची, L से लावालोंग। ठीक है, याद रखेंगे तोला। और बाकी जो है अगर हम आते हैं 1990 वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, 1991 में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 1991 नहीं, क्योंकि ये 81 91 दोनों एक साथ है और ये दोनों आसपास में है। ठीक है, 10 साल का अंतर है यहाँ दोनों के बीच में, 10 इयर्स का। 81 में पारसनाथ और 91 में उधवा। तो ऐसे करके आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इतना याद रह जाएगा, ये सब देखते देखते तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे डेली आ रहे हैं चाणक्य, तो बगल में कौन सा बिल्डिंग है याद हो ही गया ना? नहीं याद है? चाय दुकान याद है ना? चलिए, हाँ बगल में देबुका है, ये भी याद रहे। उसके आगे जाएंगे तो एक अपायन बंगाली होटल है। ठीक है, होटल नहीं रेस्टोरेंट कह लीजिए भाई। ठीक है, सारा चीज़ आपको ना तांबा और कांसा के बर्तन में मिलता है। ठीक है, चावल से लेकर आप नॉनवेज खाते हैं, इवन नॉनवेज सारा चीज़ A to Z, इवन पानी भी मिलेगा ना, गिलास भी जो है आपका वो कांसा का बर्तन होता है उसमें। ये बगल में है, बहुत महंगा तो नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, जैसे वेज खाना मेरे ख्याल से जो है वेज थाली, लेकिन आपको वैरायटी भी तो सारा चीज़ मिलता है। वेज का मेरे ख्याल से मैं पहले खाया था 125 रुपीज़ में वेज थाली मिलता था, हो गया 2 साल के आसपास। अभी भी ज़्यादा नहीं होगा, 150 के आसपास होगा, और क्या ही होगा। अरे अगर महीने में एक आध बार कभी खाना हो तो चल जाए वैसे जगह। मेरे ख्याल से 160 के आसपास है, 160 था उसमें। बट अच्छा खाना आपको साफ सुथरा मिलेगा। चलिए, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। अब ये जो है आपका यहाँ पे सारे के सारे, बात नहीं, सारा जो है आपका यहाँ विद डेट है ना, आपको मिल जाएगा। आप इसको याद रख सकते हैं, सारे ऑफिशियल डेटा है। इवन एरिया में आपको याद रखना है, एक कौन सा आपका पलामू। ठीक है, एक जो है याद रख लीजिएगा कौन सा 206-7 याद रखेंगे लावालोंग, और एक सबसे कम है आपका इसका, और जो है एक याद रखेंगे ये वाला। ठीक है, तो तोपचाची लेक है, तोपचाची हिल भी है, तो उसी तोपचाची हिल के नाम पर उसका नाम तोपचाची पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहले आपका पलामू सेंचुरी। तो कब 17th ऑफ जुलाई, ठीक है, 1976 को बना। एरिया 794 स्क्वायर किलोमीटर, बात नहीं। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झारखंड, ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ झारखंड, याद रखेंगे। It is the first sanctuary in the world which a tiger census was carried out as a plug mark count as early as 1932 under the supervision of J.W. Nicholson। यहाँ पे एक भी नहीं है। अब सुनिए, आपको बताते हैं। टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट हर 4 साल में रिलीज होता है। ठीक है, जैसे 2018 का जो टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे 5 टाइगर थे। कहाँ पे? पलामू टाइगर रिजर्व में। 2022 का रिपोर्ट आया, उसमें आया कितना आपका? 1। कितना? 1। और अभी पिछले कुछ सालों से एक भी टाइगर नहीं देखा गया है। इसलिए जो है अभी, अब हो सकता है आने वाले समय में जब एक तरह से 2026 में आपका ये होगा तो उस समय देखा जाएगा। मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पलामू टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि रिसेंट में जो है आपका कुछ ऐसे देखे गए तो कहा गया कि आपका 6 टाइगर हैं यहाँ पर। ठीक है, जो न्यूज़ वगैरह में देखने को मिला था। हाँ, ठीक है, कहाँ? पूरे झारखंड नहीं, यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व की। नॉर्थ कोयल नदी के किनारे पर है। ठीक है, नेशनल लेवल का एकमात्र है, और मेजर वाइल्ड लाइफ में आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हजारीबाग, इसके बाद लास्ट जो उधवा खत्म हो गया ये।
आप लोग सुन ही नहीं रहे तो क्या ही करेंगे। सर इधर आपको इससे बात दिखा रहे हैं झारखंड में, आप बोल रहे हैं कैसे जीरो क्या? वही तो मैंने बोला। मैंने कब बोला कि झारखंड में जीरो है? मैंने बोला पीटीआर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका अनाउंसमेंट हुआ कब आपका? 1955 में, ठीक है। In the year 1955, this area was accorded the status of sanctuary wide order of Revenue Department, Government of Bihar, dated 7th August 1954, ठीक है। तो 1954 में राजस्व विभाग के 7 अगस्त 1954 के आदेश द्वारा इस क्षेत्र को अभयारण्य का दर्जा दिया गया उस समय। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब झारखंड सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, वहां पे कहता है कि 1976 में बना था। कब? ठीक है, 24 मई 1976 को। और याद रख लीजिएगा, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झारखंड, झारखंड का पहला वन्यजीव अभयारण्य है ये, है ना। बराकर नदी के इसके बीचों बीच बहती है और बीच में ही एक झील है जिसको राजडेरवा लेक कहा जाता है। इसी के बीच में आपको एक लेक मिलेगा, उस लेक को कहते हैं राजडेरवा लेक। कोई है हजारीबाग से? हालांकि ठीक है, बात नहीं। हालांकि ये जो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसको नेशनल पार्क बोलते हैं, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कौन सा आपका? गौतम बुद्धा 1976 में स्टैब्लिश हुआ। हजारीबाग और चतरा जिलों के अलावा बिहार के गया जिले में फैला हुआ है। 259.47 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं झारखंड में, अगर देखिएगा, ठीक है, तो जो ऑफिशियल डेटा बताता है कि 121 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें अगर और जो इसके अनुसार अगर आप देखें 138 स्क्वायर किलोमीटर गया में, 100 स्क्वायर किलोमीटर हजारीबाग में और 21 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ पे पड़ता है आपका? चतरा में। तो चूंकि जो है झारखंड में अगर आप देखेंगे, ठीक है, हजारीबाग और चतरा में ही है, तो इसलिए आप केवल याद रख लीजिएगा कितना आपका? 121 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका 138 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कहाँ पड़ता है आपका? गया में पड़ता है, ठीक है, गया में पड़ता है। और ऐसे जो है आप ये में देखिएगा, क्या बोलते हैं आपका, कई सारे किताबों में लिखा हुआ है कि कहाँ पे है ये कोडरमा में, कोडरमा में है ये। टोटल एरिया आप बोल रहे हैं 121.142 स्क्वायर किलोमीटर, और फिर अलग अलग में बोल रहे हैं 138 स्क्वायर किलोमीटर गया में, फिर 100 किलोमीटर हजारीबाग में। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आइए, 100 को जोड़िए 21 के साथ, कितना है? 138 गया वाला, गया कहाँ पे है? गया कहाँ पे है? बिहार में ना है? मतलब झारखंड में 121। जी सर, देखिए इसके बाद है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 17 जुलाई 1976 को इसे ये किया गया और इनॉग्रेटेड बाय संजय गांधी, ठीक है। इसको संजय गांधी ने इनॉग्रेट किया था। लेकिन कब इनॉग्रेट किया? ये किया आपका 1975 में। लेकिन ऑफिशियली एस्टैब्लिश कब हुआ आपका? 17 जुलाई 1976 को। तो दरअसल तो इसमें क्या है ना कि ऑफिशियली थोड़ा इसमें अपडेट हुआ है, ऑफिशियली भी, तो इसलिए जो है इसमें मैंने चेंज किया हुआ है, बाकी कोई और कारण नहीं है। तो 23 जून ही कर लीजिए इसको। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, बात नहीं, यहां पे अगर हम बात करेंगे ना, तो इसका जो नाम पड़े हुए है ना, वो नाम पड़ा हुआ है किसके नाम पर? तो याद रखिएगा, दलमा माई है एक, दलमा माई, एक जो है आपका पहाड़ी पर जो है आपका एक देवी माँ की मूर्ति है, दलमा माई मतलब देवी बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम दलमा पहाड़ी, ठीक है, और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आया हुआ है, ठीक है। कौन पूजा करते हैं इनका? वहाँ जो पाहन होते हैं वो लोग पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे एक ट्राइबल लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको कहा जाता है आपका सेंद्रा। क्या होता है? भील का पूजा करने। वाह, हंटिंग फेस्टिवल है ये। कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है इसको? ऑप्शन दीजिए, बता दीजिए। ठीक, रुक जाइए ना, थोड़ा हड़बड़ाइए मत, ठीक है। संथाल, आप दीजिए ना, अब छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या ही बोलना, अब जो है जब, हाँ नहीं ठीक है,
तो उरांव लोग जो है आपका सेंद्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अभी कोई कुछ मत बोलिएगा, रुक जाइए। कितने टाइप का सेंद्रा होता है? देखिए, अगबका के बोलने पर ऐसा ही होता है। थोड़ा सा शांति से मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए भी आप लोग, है ना, नहीं तो फिर जो है मैं पूछना शुरू किया तो फिर हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो सेंद्रा जो है आपका फेस्टिवल, जैसे मानते हैं कि ये है कि जो है आपका कौन पूजा करते हैं, तो पहले उसको सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये जो है पाहन यहाँ पे जाके पूजा करते हैं। सेंद्रा जो फेस्टिवल होता है 3 टाइप का होता है। अभी जैसा फागुन के महीने में फागु सेंद्रा मनाएंगे, ठीक है, उसी तरह से जो है आपका बैसाख महीने में जो आपका विशु सेंद्रा मनाया जाएगा। और महिलाएं एक बार जो है साल में एक बार जो है निकलती हैं हथियार और ये पुरुष के कपड़े पहन करके, उसको मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। तो सेंद्रा के लिए जाने से पहले क्या होता है कि इसी पहाड़ी पर पाहन जाता है और जो है आपका पूजा पाठ करेगा, उसके बाद फिर हंटिंग के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो वो जाके पूजा करते हैं दलमा माई की, बुझे? दलमा पहाड़ी के जो सबसे पीक में है, कोडरमा पहाड़ी, नहीं दलमा पहाड़ी जी, हाँ, वहीं पर जाके पूजा करते हैं पहले, ठीक है। तो उसे हाँ जी, तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दलमा जो कि एक एलिफेंट रिजर्व है, देश का पहला एलिफेंट रिजर्व है। हाथी परियोजना, बात नहीं, हाथी परियोजना शुरू हुआ 1992 में, ठीक है। इसको बोलते हैं गजतमे प्रोजेक्ट कहा जाता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, गज का मतलब होता है हाथी, तो उसी नाम से गजतमे प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो 2001 में, यानी जो आपका 26 सितंबर 2001 में इसको एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और याद रख लीजिएगा, ये जो आपका इंडिया का पहला एलिफेंट रिजर्व है ना, पहला एलिफेंट रिजर्व है। तो हाथी, तेंदुआ, माउस, हिरन, बार्किंग हिरन, जंगली सुअर, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाइए महुआ डांड। 23 जून 1976 को इस्टेब्लिश किया गया। 63 ये बात करेंगे, मैं सीधे ऊपर जाके बोल दूंगा कि इनकी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। हाँ, पूरा पेमेंट लेके हम गायब तो इसीलिए जो है हल्ला मत कीजिए। 63.25 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, एकलौता भेड़िया अभयारण्य है, नॉट ओनली झारखंड बल्कि जो आपका इंडिया का भी, इंडियाज ओनली वॉल्फ सेंचुरी, ठीक है, याद रखेंगे। इसके निकट बूढ़ा नदी बहती है, तो बूढ़ा नदी के किनारे पर बसा हुआ ये, बाकी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद रखना हो तो ये किसके ये से बना, तो इसके लिए जो प्रयास किया था, लाइक जो एफर्ट लगाया था, वो एफर्ट लगाया किसने, उसका नाम था SP साहा। सर कोई स्पेशल ब्रीड भी है जो इसको इसलिए बनाया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? नहीं, ये जो है आपका, ये जो है ना, जो वॉल्फ लोग हैं, ठीक है, जो भेड़िया है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से मतलब धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही थी। दूसरी चीज़ है कि जो है इनका एक जो ब्रीड है, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, उसका होता है आपका ये स्मगलिंग, ठीक है। तो उस स्मगलिंग को रोकने के लिए जो है आपका ये किया गया है। अब उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ है ये टाइप का, कितना किसका था सर? SP साहा। इसके बाद आ जाइए लावालोंग। लावालोंग जो कि आपका सेकंड, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है, जो कि आपका 207 याद रख सकते हैं, ऐसे 206 पॉइंट समथिंग के आसपास आपको मिलेगा इसका ये। तो 7 अगस्त 1978 को बना ये, ठीक है। प्रीवियसली ओन्ड बाय द टिकैत ऑफ कुंडा स्टेट हु वंस अपॉन अ टाइम यूज्ड टू ऑर्गेनाइजिंग बिग शिकार शेयर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि ये शिकार का कुंदा स्टेट, कुंदा का जो चेरो रूलर हुआ करते थे वही शासन करते थे यहाँ पे, तो ये शिकार वगैरह के लिए जाते थे यहाँ पे, ठीक है। एरिया जो आपका 207 स्क्वायर किलोमीटर। दक्षिण में अमानत नदी बहती है, पश्चिम में चाको नाला और उत्तर पश्चिम में देखिएगा लीलाजन नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो 3 नदियों से घिरा हुआ है आपका कौन सा, लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोई है चतरा से? कौन है? आप बताइए कुछ और। बस आप चतरा से हैं, यही कुछ नहीं मिलता? चलिए, नहीं तो जाने से पहले घर वालों को बता दीजिए कि हम जा रहे हैं वहाँ, तो वो लोग मिल जाएंगे वहाँ पे, है ना। ज्यादातर मतलब ये बॉर्डर पे चतरा और लातेहार का, उसमें जो देखें झारखंड वाला मैप निकाले उसमें बॉर्डर हाँ, कोई बात नहीं, तो ये ध्यान रख लेनी है।
बाकी उधर वो मैप में केवल इतना याद रखना है कि ये है कहाँ पे आपका, चतरा में। बाकी जो मेजर वाइल्ड लाइफ इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है आपका पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ की बात करते हैं, 1981 में बना, ये 49.33 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। बाकी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा जो पारसनाथ वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, यहाँ पे आपको वो जो हिमालयन ये है ना, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। यानी वहाँ के वन्य जीव और जो आपका जनरली जो आपका वन्य जीव ज़्यादा एक तरह से यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो माइग्रेट करके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इसीलिए। इसके बाद जो है आपका कोडरमा 2 अगस्त 1985 को बना, ये है ना, कौन बोल रहे थे 84, ठीक है, इसी का 84 दिया हुआ है, नहीं 81 में बना हुआ है, 81 है। हाँ। इसके बाद जो है ये कोडरमा और जो आपका बिहार के नवादा जिले के वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। बाकी इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे लोकेटेड है, कोडरमा याद रखेंगे। पालकोट, पालकोट की बात करते हैं, 22 मार्च 1990 को बना, 183.18 स्क्वायर किलोमीटर में। बेसिकली थर्ड लार्जेस्ट जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो आता है कौन सा, पालकोट। तो यहाँ पे आपको तेंदुआ, सुस्ती भालू, सियार, ठीक है, पॉर्क्यूपाइन, खरगोश, जंगल फाउल, पैट्रीज, ये सब आपको देखना। सुस्ती वाला स्लॉथ भी है। हाँ, उसी को बोलते हैं सुस्ती भालू। हाँ हाँ बिल्कुल है, ठीक है। हम लोग ना देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक आप लोग में से हो सकता है कोई घूमे हो, लेकिन जनरली हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो है एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं आता एग्जाम में तो इसको पढ़ते भी नहीं, ठीक है, मेन रीज़न ये है। तोपचाची की बात करते हैं तो ये जो आपका 1978 में बना, ठीक है। ये जो आपका सेकेंड स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है, ठीक है। NH2 में आपको देखने मिलेगा। और जो है हाँ, अरे तोला से आप देखिए, ठीक है, तोपचाची और लावालोंग, ठीक है, 1978। इसके बाद जो है आपका उधवा बर्ड सेंचुरी। सो इट इज़ द ओनली बर्ड सेंचुरी इन ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत का एकमात्र बर्ड सेंचुरी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करनी है आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। लोकेटेड एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द गंगा रिवर, गंगा नदी से थोड़ी दूरी पर स्थित है। 1991 में बना, 5.65 स्क्वायर किलोमीटर पे बना है। तो स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द सेंचुरी मेनली कंप्राइजेज ऑफ 2 लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है, जिसमें से एक आपका पतौड़ा झील, पतौड़ा झील, और दूसरा जो है आपका बरहले झील बोलते हैं उसको, बरहले झील कहा जाता है। ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो पतौड़ा झील हैविंग एन एरिया ऑफ 155 हेक्टेयर एंड ब्रह्मा जमालपुर झील कॉमनली नोन एज बरहले झील हैविंग एन एरिया ऑफ 410 हेक्टेयर। तो याद रखेंगे ये जो आपका सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो 2 झीलों से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं 2 झीलों को जो है अब रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखेंगे। वैसे ये सारे के सारी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जनरली जो है आपका ये माइग्रेटरी बर्ड के लिए जाना जाता है, ठीक है, फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये, प्रवासी पक्षियों के लिए, बात नहीं के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, अरे तिलैया वो बर्ड सेंचुरी जो है ना, उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस नहीं मिला हुआ है, तो बट वो बर्ड सेंचुरी है। अभी बात करेंगे उसके बारे में। उधवा लेक के बारे में ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। It is located in a small village called Udhwa, named after the sage Udhwa, a friend of Lord Krishna in the Mahabharata. And it is a Jharkhand first Ramsar designated wetland, ठीक है, बात नहीं। अब ध्यान रखेंगे, इंडिया का जो आपका 89th रामसर साइट है ये, तो बस हाँ, रामसर क्या होता है, 1971 में जो है, 1971 में ईरान में एक जगह है जिसको कहा जाता है आपका रामसर। तो जितने भी जो है आपका वेटलैंड है, मतलब जो है आपका आर्द्र भूमि है, क्योंकि वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी होता है, जो आर्द्र भूमियाँ होती है ना, जो वेटलैंड होता है वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही रामसर कन्वेंशन हुआ,
है ना उसमें, हाँ। तो उसके तहत जो है आपका वैसे क्षेत्र जो आपका वेटलैंड है और उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है और उसके तहत उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बात करेंगे कि ये वाला एरिया लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, चीज़ों को डैमेज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इनको लाइक प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक तरह से ज़रूरी मेजर्स होंगे वो अपनाया जाएगा, ठीक है। हाँ, में क्या क्या आ जाता है? तो कई सारी चीज़ें आती हैं भाई, वो सब आप अलग से देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि जो है आपका ये जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फ़िलहाल के लिए, वो ये है कि फर्स्ट रामसर साइट है झारखंड का, और इंडिया में कितने पोजीशन पे आता है ये, 89 पोजीशन पे आता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि इंडिया में ये जो इसको लागू किया गया, जो रामसर कन्वेंशन का ये था, वो 1982 में लागू किया गया था, ठीक है। ये फरवरी 2025 में इसको ये किया गया था, फरवरी 2025 में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। ये जो आपका जो क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज जो ये है उसी में वो था, ठीक है। अब देखिएगा, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी इज इन ईस्टर्न इंडिया is a natural abode for various bird species, both resident and the migratory. It hosts houses, swifts, fishing eagles, ठीक है, क्या है आपका, ब्राह्मणी kites and many migratory birds, particularly from Siberia and Europe during the winter season. तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इसके लिए जाना जाते हैं। XC2 में आते हैं, XC2 में कुछ नहीं है ज़्यादा, ये सारे के सारे बर्ड सेंचुरी हैं, केवल लोकेशन आपको याद रखना है, लाइक राजडेरवा बर्ड सेंचुरी, तिलैया बर्ड सेंचुरी, है ना। ये जो आपका तेनुघाट जो कि आपका पड़ता है बोकारो में, चंद्रपुरा ये भी बोकारो में, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ, दोनों बोकारो में है ये बोकारो। इसके बाद जो है ये जो है आपका सरायकेला खरसावां, और विहंग जो है आपका ईस्ट सिंहभूम में, बात नहीं, ईस्ट सिंहभूम में है। और ये जितने सारे जो है बर्ड सेंचुरी हैं, सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ झारखंड। अब आप कहेंगे सबसे बड़ा फिर कौन सा है, तो बर्ड सेंचुरी में सबसे बड़ा देखिएगा तो फिर हो जाएगा आपका कौन सा, उधवा। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जब हम बोलते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, विहंग हो जाएगा, याद रखेंगे। बाकी राजडेरवा हजारीबाग आपको पता है, ये हजारीबाग हो जाएगा, इधर कोडर में आपको दिख रहा है। लोकेशन ही ध्यान रखना है, बाकी बात मिलान करने के लिए दिया जा सकता है, याद रखेंगे। जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं तो एक एक करके आते हैं। जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है आपका, ये आता है किसके अंतर्गत, SAIL, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, लेकिन ये जो आपका, ये आपका जो है टाटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिरसा जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं तो ये जो आपका 26 जनवरी, ठीक है, 1994 को एस्टैब्लिश किया गया। 104 हेक्टेयर में फैला हुआ है, लेकिन ये झारखंड का सबसे बड़ा नहीं है। झारखंड का सबसे बड़ा जो जूलॉजिकल पार्क है वो है आपका कौन सा, ये वाला, किधर गया आपका, अरे बोकारो वाला, ये सबसे बड़ा जू है ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बिरसा जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं तो यहीं पर आपको ईस्टर्न इंडिया का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, लार्जेस्ट बटरफ्लाई पार्क ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। दूसरी चीज, इसी बिरसा जूलॉजिकल पार्क के बगल में ही आपको देखने मिलेगा कौन सा आपका, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एक्वेरियम, फ्रेश वाटर एक्वेरियम ऑफ इंडिया। रघुवर दास के टाइम पर शुरुआत किया गया ये, और इंडिया का सबसे बड़ा जो आपका फ्रेश वाटर, बात नहीं, फ्रेश वाटर का मतलब होगा ताजे पानी का मछली घर, सबसे बड़ा है कहाँ पे आपका, ये जो आपका इसी में। इसके बाद मगर प्रजनन केंद्र जो बना वो बना आपका, ठीक है, इसमें आप ध्यान रख लीजिएगा, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, यानी इसको बोलते हैं IUCN का जो है आपका, ठीक है, जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है आपका 1987 में इसका स्थापना किया गया, ठीक है।
उसको आप कह सकते हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, अगर आपको याद रखना हो तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यानी संरक्षण परियोजना, संरक्षण, ठीक है, परियोजना। इसी के संरक्षण परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। ये जो है आपका 2014 में बना गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। इसकी बात करते हैं तो 8th ऑफ इंडिया, इंडिया का 8वां, जगह नहीं है तो इसलिए भारत का 8वां, भारत का 8वां क्या है आपका ये गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। इसके बाद जो है आपका बिरसा मृग विहार की बात करते हैं, ये जो है आपका प्रोवाइड नेचुरल शेल्टर ठीक है, प्रोवाइड नेचुरल शेल्टर फॉर ब्रीडिंग, अरे ब्रीडिंग किसके लिए आपका डियर एंड सांभर, सांभर वो वाला सांभर चटनी नहीं, ये होती है। तो प्रजनन के लिए जो आपका क्या करता है आपका ये नेचुरल शेल्टर यानी एक प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराता है। कौन? बिरसा डियर पार्क, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? खूंटी के काला माटी में है, ठीक है, काली माटी बोलते हैं उसको। हाँ गए हैं लेकिन घुसे नहीं है, बेकार जगह नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी सी चीज़ें याद रख सकते हैं। हाँ जी, और डियर पार्क है तो डियर ही मिलेगी। तो लाइक आप अपने डियर के साथ जाइए तो ठीक लगेगा।